नॉर्थ में स्कार्डू से लेके कराची के पास तक के सारे एंटायर लेंथ एंड विड्थ ऑफ पाकिस्तान वाज स्टक, और ये सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग कौन सी चीज थी इस पूरे 3 दिन के युद्ध में? बालाकोट और इस मिशन में एक एसेंशियल डिफरेंस था। जब हम एआई की बात करते हैं कि कौन सी नौकरियां खाएगा एआई, हाँ जी, जो फाइटर जेट पायलट्स हैं उनकी नौकरियां तो खतरे में है अभी। देखिए अगले 20 साल तो नहीं है लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि भाई आप इतनी माहिर एयरफोर्स हो, अगर आप 7th को हमारे असेट डिस्ट्रॉय कर सके तो उसके बाद 8, 9, 10 तक हम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से आपके टेरिटरी में हिट करते रहे, आप उसके बाद क्यों नहीं किसी चीज़ को हिट कर पाए? वो चाइना की बैटल लड़ रहे हैं, चाइना को तो भाड़े पे सोल्जर्स मिल रहे हैं। आज हम सुदर्शन चक्र के गुणगान कर रहे हैं, उसका नाम बदलने से वो डोमेस्टिक नहीं बन गया है। आज हम रफाल के गुणगान कर रहे हैं, स्कैल्प मिसाइल की बात कर रहे हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है सर? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। ब्रीफ में आप ना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत। मैंने 1992 में नेशनल डिफेंस एकेडमी 89th कोर्स ज्वाइन किया था, और उसके बाद मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होके 2017 तक चली थी, जब मैंने अपनी इच्छा से एयरफोर्स से रिटायरमेंट ली थी। तो वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे कर्नल तो बहुत आए हैं, बट आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता है आईएएफ का, तो ये ग्रुप कैप्टन बेसिकली कर्नल इक्विवेलेंट है जी एयरफोर्स में। तो सर मैं इससे शुरू करना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हम डिस्कशन करना चाह रहे थे, और पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम जीते हैं इसमें? और इस टाइप के जब आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एयर पावर की जब बात आती है तो व्हाट डज विक्ट्री लुक लाइक? मतलब क्या होता है, जीत किसे कहते हैं? देखिए, जब भी सरकार सेना को युद्ध के लिए भेजती है तो जब डायरेक्टिव जो पॉलिटिकल लीडरशिप से आता है उसमें कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड होती हैं कि अगर ये स्थिति आ जाए तो आप युद्ध बंद कर सकते हैं। इस वाले केस में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सेना को कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन दी वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन डी एस्केलेटरी थी। जब पहले दिन 7th को हमने टेरर कैंप्स पे धावा किया, उसके एकदम बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने पाकिस्तानी स्टेट को और पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया है, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हमारी तरफ से काम ख़त्म है। जब उनकी पाकिस्तानी मिलिट्री से हमारे पास ड्रोन अटैक आए, हमने ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया और फिर कहा अगर आप एस्केलेट नहीं करते तो काम ख़त्म है। जब उन्होंने हमारी मिलिट्री टारगेट्स एंगेज किए तो हमने सिर्फ लिमिटेड मैनर में और बहुत प्रिसाइज मैनर में उनके मिलिट्री टारगेट एंगेज किए और फिर कहा कि अगर आप एस्केलेट नहीं करते हैं तो काम ख़त्म है। तो अगर मैं ये कहूँ जो काम दिया गया था वो काम सेना ने अचीव किया तो ये विन है। तो अब इसमें ये बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे इस टाइप के डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज इस 3 दिन में हमने सुनी है, चाहे मिसाइल से हो, डिफेंस सिस्टम से हो, तो इन सब के थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता था, पहली बार सुन रहे थे और अभी भी क्लैरिटी नहीं है, जैसे एवैक्स क्या है, कौन से जेट्स हैं, क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा, जो डिफेंस सिस्टम्स सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे, तो उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जितना आप बता सकें ताकि लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि हाँ भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। बिल्कुल, एक एक करके आप सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा। एवैक्स का काफ़ी हुआ क्योंकि एक ये भी बोला गया कि पाकिस्तान के तो शायद 9 के आसपास उनके पास एवैक्स थे, हमारे पास तो 5-6 ही थे, लेकिन फिर भी हमारे जो वो डिटेक्ट नहीं कर पाए या हमने उनका एक तो कम से कम डैमेज किया है, ये भी आ रही है बात, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। एवैक्स को समझने से पहले हम जानना चाहते हैं रेडार क्या करता है। रेडार का काम है कि अपनी रेडियो वेव्स यूज़ करके जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है उसको पहले डिटेक्ट करे, फिर आइडेंटिफाई करे, और हॉस्टाइल है तो ट्रैक करे। तो पहले ये काम ग्राउंड बेस्ड रेडार्स का होता था, और रेडार्स की रेंज बढ़ाने के लिए या तो हम उसके एंटीना को बहुत ऊपर ले जाते थे या किसी पहाड़ की चोटी पे या हाई फीचर पे रडार रखते थे। सो बेसिकली जितना ऊंचा आपका रडार का एंटीना रहेगा उतनी ज़्यादा दूर तक वो देख पाएगा। फिर ये थॉट आया क्यों नहीं ये रडार हम एक जहाज़ में ही लगा दें, वो उड़ता रहेगा। तो वहाँ से ये एवैक्स का कॉन्सेप्ट आया। सो एवैक्स और AEWC, ये 2 तरह के नाम आपने सुने होंगे। एवैक्स एक बड़ा जहाज़ है जिसके पास अपना एक रेडार है, और अपने एलिवेशन और हाइट की वजह से वो दुश्मन के इलाके में एयर स्पेस में पूरा स्कैन कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। और AEWC भी यही काम करता है। एवैक्स और AEWC में डिफरेंस ये है कि एवैक्स
एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो सी है कंट्रोल। सो फाइटर कंट्रोलर्स एवैक्स के अंदर ही बैठे हैं और वहाँ अंदर से ही बैठे बैठे अपने फाइटर्स को वो डायरेक्ट कर सकते हैं। AWC में कंट्रोल नहीं होता है। AWC जो रडार पिक्चर होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो ग्राउंड स्टेशन को भेजता है, जहाँ से फाइटर कंट्रोलर्स अपने फाइटर्स को डायरेक्ट कर पाते हैं। सो पाकिस्तान के पास SAB 2000 एरिया के 6 सिस्टम ऑपरेशनल हैं। उनके पास ZDK-03 एक चाइनीज़ बेस्ड एवैक्स भी था, जो पिछले साल उन्होंने रिटायर कर दिया था, लेकिन सुनने में आए इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उसको रिटायरमेंट से रीसेलेक्ट करके फिर से यूज़ किया गया। हमारे पास नेत्रा AWC हैं और हमारे पास IL-76 बेस्ड एवैक्स भी हैं, जिसे A50 भी कहते हैं। तो ये रशियन है? नेत्रा ब्राज़ील एम्ब्रेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है और एवैक्स जो हमारे वो रशियन IL-76 बेस्ड प्लेटफॉर्म पे है। ओके। एवैक्स के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस है, देखिए पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, उसको सिर्फ उतना ही कवर करना है। हमारा पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ बॉर्डर्स हैं और एक हमारी बहुत बड़ी मैरीटाइम बाउंड्रीज भी हैं, जिसके लिए भी हमें एयर स्पेस सर्विलेंस चाहिए। सो हमारी नीड फॉर एवैक्स और AWC टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है। इसके लिए नेवी भी और एयरफोर्स भी लगातार सरकार से दरखास्त करती रहती है कि हमें और प्लेटफॉर्म चाहिए। सो ये एक आउटस्टैंडिंग नीड रहेगी सर्विसेज की। लगभग आपके हिसाब से क्या असेसमेंट है एयरफोर्स का कि कितने हमको चाहिए होंगे? देखिए एग्जैक्ट नंबर तो रिवील करना मुश्किल है, बिकॉज वो एयरफोर्स कैलकुलेट करती है, बट आप सोच के देखिए कि हमें कम से कम 6 एवैक्स वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न एडवर्सरी पाकिस्तान के लिए चाहिए और तकरीबन 10 से 12 चीन के लिए चाहिए। और जो हमारी मैरीटाइम फ्रंटियर्स हैं, जो पेनिनसुलर पोर्शन है, उसके लिए हमें या तो P-8 सीरीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट जो नेवी यूज़ करती है वो, या आइलैंड टेरिटरीज़ में एवैक्स बेस प्लेटफॉर्म बेस करके हमें तकरीबन 10 से 15 वहाँ पर भी चाहिए होंगे। फाइटर जेट्स जो 2019 बालाकोट का हुआ था, उसके बाद हमने यूज़ किया था, उसमें डॉग फाइट भी हुआ और उसके बाद अभिनंदन का कैप्चर भी हुआ। तो जब ये आप देखते हो कि उसमें और इसमें इस बार थोड़ा सा टैक्टिकली चेंज किया हमने, जिस तरीके से मिसाइल्स ड्रोन्स का यूज़ किया, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं जो ये चेंज आया है? और फाइटर पायलट्स का एक तरीके से ये भी डर था कि कहीं अगर डॉग फाइट हुआ और हमारा उधर कोई पायलट कैप्चर हो गया तो उसको फिर से एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है टू डी एस्केलेट थिंग्स, और एक तरीके से एक डिसएडवांटेज हो जाएगा हमारे लिए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? पहली बात आपने सही कहा कि जो ऑप्टिक्स हैं एक कैप्चर्ड पायलट की या डेड पायलट की, वो बहुत ठीक नहीं है। वो मोराल भी डेंट करती हैं और फौज का भी और जनता का भी। सो उसके लिए ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी बनती है उसमें डिटर और प्रिवेंट ऑन लॉस इनबिल्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौज रिस्क नहीं लेगी। अटैक में रिस्क लेना इनहेरेंट है। आप सरप्राइज अगर यूज़ करना चाहेंगे तो आपको सरप्राइज के साथ रिस्क भी लेना पड़ेगा। कोशिश की जाती है कि ऑन लॉस को डिनाई किया जाए या मिनिमाइज किया जाए, लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो होगा तो देखा जाएगा। दूसरा, आपने कंपेयर किया बालाकोट से। बालाकोट और इस मिशन में एक एसेंशियल डिफरेंस था। बालाकोट में हमें उनकी एयर डिफेंसेस को फूल करना था, डिग्रेड करना था, डिफीट करना था और टारगेट पे सिर्फ एक वेव में वेपन डिलीवर करने कर वापस आना था। वो हम कर पाए थे। लेकिन इन 4 दिनों में हमें ग्राउंड बेस्ड डिफेंसेस से लेके एयर बेस्ड डिफेंसेस, इंक्लूडिंग उनके जो सेंसर्स AWC वगैरह एयरबोर्न थे, सबके होने के बावजूद अपने मिशंस को अचीव करना था। सो ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। तीसरा, आपने मेंशन किया डॉग फाइट। देखिए, डॉग फाइट एक मिसनॉमर है। डॉग फाइट टर्म आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में। अगर आपने 2 कुत्तों को लड़ते हुए देखा है तो वो कोशिश करते हैं दूसरे की टेल पे बाइट करें। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सरेंडर बिटवीन द डॉग्स। सो जो अर्ली वेपन्स एयर टू एयर आए थे, इनिशियली व्हेन एयरक्राफ्ट स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर, तो गन्स यूज़ होती थी और गन्स का जो एनवलप था जहाँ से एक हिट मिल सकती थी वो टेल पे ही था। आप उसके पीछे 200 से 600 यार्ड जाएं, थोड़ा सा ऊपर रहें, आपकी स्पीड सेम हो या ज़्यादा हो तो आपके हिट के चांसेस ज़्यादा थे। सो वहाँ से वो डॉग फाइट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। फिर फर्स्ट जनरेशन मिसाइल आए, उनके भी लॉन्च एनवलप टेल से ही पॉसिबल थे। फिर ऑल एस्पेक्ट मिसाइल आए जो साइड से या सामने से भी वार कर सकते थे। आजकल हम जिस रेल्म में हैं
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो 100-200 किलोमीटर पे वार करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें डॉग फाइट नहीं है, इट इज़ मोर लाइक एयर टू एयर एंगेजमेंट्स एक्चुअली। सो बालाकोट और अब में एक तो मिसाइल की रेंजेस बढ़ गई हैं। बालाकोट के टाइम पे पाकिस्तान के पास AIM-120 चार्ली जो एक अमेरिकन BVR मिसाइल है जिसकी रफली रेंज भी 120 किलोमीटर ही है, और हमारे पास जो मिसाइलें थी उनकी रेंजेस उससे कम थी। लेकिन इस वाले कॉन्फ्लिक्ट में हमारी मीटियोर मिसाइल और उनकी PL-15 मिसाइल की रेंजेस कंपेरेबल थी। सो ये मामला अब टैक्टिक्स पे, फोर्स डिस्पोजिशन पे और स्किल पे आके सेटल हो गया था। सर ये भी बात बोली गई कई लोगों द्वारा कि जो पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम्स थे, AWACS थे, जैसे ही हमारे जो जेट्स थे वो एयरबोर्न हो रहे थे, उनको पता चल गया था और उसके आई थिंक 10 या 20 सेकंड के अंदर अंदर देवर अटैकिंग हमारे जेट्स की तरफ मिसाइल्स या उस टाइप से। तो जो हमारे फाइटर्स पायलट थे उनके पास 10 या 20 सेकंड था, एंड जो ये बता रहे हैं कि 4-5 जो हमारे जेट्स इन्होंने डाउन किए हैं तो उसमें उन्होंने इजेक्ट कर दिया, तो जो उनकी तरफ से नैरेटिव आया तो 10-20 सेकंड का एक तरीके से टाइम मिल रहा था, और उसके बाद ऐसा हो गया कि हम अपने जो जेट्स थे वो एयरबोर्न ही नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट कि वो वहाँ से मिसाइल। तो ऐसा कुछ है या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई वो हम उड़ते ही और वो गिरा दें और फिर हम मतलब अपने सारे एयर जेट्स को नीचे ही रखें? ये सरासर गलत है। उस दिन 70 से 80 के बीच में हमारे एसेट्स एयरबोर्न थे। देखिए, उनका ये कहना कि एयरबोर्न होते ही हमने आपको डिटेक्ट कर लिया, वो सिंपल फिजिक्स की बात है। अगर आपका प्लेटफॉर्म जिसकी डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर है, आपके एयर बेस से 500 से कम किलोमीटर से कम की दूरी पे है, तो जैसे ही आप ग्राउंड क्लटर से बाहर आते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेता है। दूसरा, बेस्ड ऑन किस बेस से आप एयरबोर्न हुए हैं, आपके एमिटर्स का क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई भी कर देते हैं और आपके लिए एक ट्रैक फाइल भी जनरेट हो जाती है कि उसकी स्क्रीन पे वो ब्लिप की आइडेंटिटी आ गई है कि ये Su-30 यहाँ से एयरबोर्न हुआ है, ये रफाल यहाँ से एयरबोर्न हुआ है। सिमिलरली ये वाला काम हमारे सेंसर भी करते हैं। बेसिक फिजिक्स है, आप एलिवेशन पे हैं, आपके रडार की रेंज है, तो जो वहाँ से एयरबोर्न होगा आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली कभी भी कोई भी उड़ रहा है तो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे का सब पता है विद इन द रेंजेस ऑफ द सेंसर्स। हाँ, वो एक दूसरे को पता था। लेकिन जब तक हमारे एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स ने वेपन रिलीज नहीं किया था, जब तक तो कोई किसी पे फायर नहीं कर रहा था। सो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थोड़े रेस्ट्रिक्टिव थे। जब तक हमारे स्ट्राइकर्स वेपन डिलीवर ना कर दें, जब तक हमें एंगेज नहीं करना था। और उस पूरा जो मेली बोलते हैं, जब बहुत सारे जहाज एक ही एयर स्पेस में उलझे हुए हों, उस मेली में उन्होंने जो उनकी PL-15 मिसाइल है अपनी मैक्स रेंज पे लॉन्च की है। देखिए, BVR मिसाइल के बारे में मैं 2-3 चीज़ें छोटी-छोटी बताता हूँ, क्योंकि ये भी टर्मिनोलॉजी काफ़ी यूज हो रही है। तो BVR इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। इन थ्योरी एनीथिंग मोर देन 5 किलोमीटर इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, बिकॉज आप हवा में तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास अपने देख पाते हो। तो WVR मिसाइल थी जो विद इन विजुअल रेंज, वो उनकी किल रेंजेस तकरीबन 5 किलोमीटर तक थी। लेकिन ये BVR जब 5 से शुरू हुई थी, वो 5 से 15, 20, 25 और आज 200 से 300 किलोमीटर तक की उनकी रेंजेस हो गई हैं। सो मिसाइल जब जहाज से निकलती है उसको टारगेट का एड्रेस देना पड़ता है, उसको कहते हैं ट्रैक फाइल। वो एड्रेस या तो जो लॉन्चिंग फाइटर है वो मिसाइल को दे दे कि भाई आप इस एड्रेस पे पहुंच जाओ, या वो एड्रेस आपके जो दूसरे सेंसर हैं जैसे SAB एरिया था, वो ट्रैक फाइल जनरेट करके डेटा लिंक पे इस मिसाइल को दे दो कि आप जनरली इस डायरेक्शन में जाना शुरू कीजिए, आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नज़दीक जाने पे मिल जाएंगे। अच्छा। नज़दीक जाने पे मिसाइल का अपने जो नोज में एक सेंसर है, एक्टिव रेडार है, वो ओपन अप करता है और उस टारगेट को एक्वायर करता है और मोर प्रिसाइज टारगेटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन आप अगर मैक्स रेंज पे अपनी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, DMAX-1 बोलते हैं, तो उसकी टारगेटिंग इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट नहीं है। और 99% ऑफ BVR मिसाइल्स विच आर लॉन्च्ड एट मैक्स रेंजेस कैन बी बीटन बाय सिंपल मनूवर। कोई बहुत टॉप गन टाइप मनूवर नहीं करना, आप एक सिंपल टर्न बाय 90 डिग्रीज एंड रिवर्स कोर्स और चेंजिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड में आप एक DMAX-1 पे लॉन्च करी हुई BVR मिसाइल को डिफीट कर सकते हैं। और आप देखिए पंजाब में, J&K में वो फील्ड्स में PL-15 मिल रही हैं, उन्होंने हर लॉन्च को एक वैलिड किल माना है।
और यहाँ हमें ऑलमोस्ट इंटैक्ट मिसाइलें मिल रही हैं ज़मीन पे। हम्म, सो उनका जो उन्होंने किल क्लेम किए हैं उसको वी हैव टू टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि भाई आप इतनी माहिर एयरफोर्स हो, अगर आप 7th को हमारे असेट डिस्ट्रॉय कर सके तो उसके बाद 8, 9, 10 तक हम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से आपके टेरिटरी में हिट करते रहे, आप उसके बाद क्यों नहीं किसी चीज़ को हिट कर पाए? जो हमने सरगोदा में हिट किया, भोलारी में हिट किया, सोकोर में हिट किया, लेकिन वो तो मलेर में शायद किया। हमने मिसाइल्स किए थे ना, नॉट थ्रू फाइटर जेट्स। No, those missiles were launched from the fighter jets. अच्छा। They were air launched weapons. ओके, They were not surface launched weapons. Oh, Those okay. missiles were launched from fighter assets. अगर हम इतनी दूर से मिसाइल फायर कर रहे हैं तो, और सरफेस से भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने इस बार देखा, तो फिर फाइटर जेट्स की जरूरत क्या है जब फाइट हो रही है और जब आपको ग्राउंड ही रखना पड़ रहा है? क्योंकि अगर आप उसको उड़ाते हैं तो आपके एनिमी जो मिसाइल्स हैं या जो सिस्टम्स हैं वो ट्रैक कर रहे हैं और आपको एकदम से फायर करके गिरा देंगे नीचे। अगर ये डर भी है तो फिर फाइटर जेट्स का क्या फ्यूचर देखते हो? मतलब क्या ये रियलिस्टिकली हम देखेंगे कि फाइटर जेट्स भी एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? Every weapon under the sun, ठीक है, स्वॉर्ड से लेके पॉइंटी स्पेयर से लेकर के बो एंड एरो आया, फिर हॉर्स बैक बो एंड एरो आया, फिर गन पाउडर आया, मस्केट आए, मॉडर्न गन्स आई, मशीन गन्स आई, LMGs आई। एवरी वेपन अंडर द सन हैज सीन इट्स डे एंड गॉन। सो जो मैन फाइटर जेट्स हैं इनका भी समय ख़त्म होगा, हो रहा है मतलब हाँ, धीरे-धीरे। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। हम्म, देखिए आपने सही कहा कि जो अगर हमें वेपन और पेलोड ही डिलीवर करना है एनिमी के टारगेट पे तो हम सरफेस से भी कर सकते हैं, हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल करके भी डिलीवर कर सकते हैं। उसकी 2 डिसएडवांटेज हैं। एक तो अगर आपका वेपन 0 वेलोसिटी से शुरू करेगा, उसको पहले अपने दमखम पे, अपने रॉकेट फ्यूल पे एक स्पीड अटेन करनी पड़ेगी। फिर अगर आप उसमें रॉकेट फ्यूल ज़्यादा डाल देंगे तो पेलोड कम हो जाएगा और उसकी रेंज लिमिटेड हो जाएगी। दूसरी डिसएडवांटेज है, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स एक इंस्टॉलेशन में रहते हैं, वो उसकी लोकेशंस नोन होती हैं और उनको हिट करना आसान होता है। अगर आप शूट एंड स्कूट मॉडल में भी रखेंगे तो भी फायर करके वो कहाँ मूव करेगा वो पॉसिबल लोकेशन भी पता लग जाती हैं। तीसरा, वो यूज़ केस स्पेसिफिक होके रह जाते हैं कि इसी तरह के काम में आएंगे। मैन फाइटर ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कि आप ब्रह्मोस मिसाइल देख लीजिए, आप सरफेस से फायर कर लीजिए, वो आपको 200 से 300 किलोमीटर की रेंज पे टारगेट आप हिट कर सकते हैं। लेकिन आप उसको एक SU-30 में फिट करके फायर करेंगे, वो SU-30 20,000 फीट पे ऑलमोस्ट लाइक 900 kmph पे उसे फायर करता है। एक तो मिसाइल की रिलीज वेलोसिटी ही 900 किलोमीटर है, उसके बाद वो और एक्सेलरेट करेगी। आप इमेजिन कीजिए उसकी रेंज कितनी बढ़ सकती है। और सेकेंडली आप हवा में सुकोए पायलट को मिशन रीअसाइन भी कर सकते हैं कि भाई ये टारगेट दूसरे सोर्सेज ने डिग्रेड कर दिया है, आप इसकी जगह वहाँ कर दीजिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी विद अ मैन फाइटर इज़ मच मोर। तो अभी मेरे हिसाब से तकरीबन 1 से 2 दशक और हैं जब मैन फाइटर का ज़माना रहेगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि उसके बाद ये काम अनमैन्ड आर्म्ड जेट करेंगे या ड्रोन स्वॉर्म्स हाँ, इस तरीके से। सी स्वॉर्म और ड्रोन एक तो बहुत ही लूज टर्म है। बेसिकली एक क्वाडकॉप्टर जो मैरिजेस में फ़ोटो लेता है उससे लेकर के घातक क्लास ऑफ या B-21 रेडर क्लास ऑफ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है जो US एयरफोर्स ने डिप्लॉय किए हैं, वो पूरा एक ड्रोन वर्ल्ड कवर कर देता है। ड्रोन्स की भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, कितना पेलोड कैरी करता है, क्या रोल है, और कितना फास्ट जा सकता है, खुद सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, उसको पीछे से जैसे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स जो यूक्रेन में बड़े यूज़ हो रहे हैं उसको आप कंटिन्यूसली वीडियो गेम की तरह डायरेक्ट करते हैं। सो अलग अलग मैकेनिज्म है उसके, नेविगेट कैसे करेगा, अटैक कैसे करेगा, कितना पेलोड कैरी करेगा और कितना कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं आपस में वो सिस्टम्स। इवेंचुअली मेरे को क्या लगता है कि ये AI एनेबल्ड ड्रोन्स जो ऑटोनोमस होंगे, मैन इन द लूप रहेगा उनको ब्रॉड मिशन डेफिनेशन देने के लिए, और उनके ट्रिगर्स भी डिफाइन होंगे कि अगर वहाँ से ऐसा हमला होता है तो आप ये वाला काउंटर कीजिए। इवेंचुअली हम उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो अभी लगभग 10-20 साल तो कम से कम कहीं नहीं जाने वाला। हाँ जी, 10-20 साल। अभी देखिए हमारा जो LCA Mark II भी आएगा अभी 10 साल बाद, उसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट मैं सर ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जैसे ये खत्म हो गया तो उसके बाद अब लोग बोल रहे हैं कि हमको क्या खरीदना चाहिए, आप F-35 खरीदना चाहिए या फिर
F-22, पता नहीं क्या क्या, मतलब उनका अलग से ट्विटर पे भी बहुत डिस्कशन चल रहा है कि अब नेक्स्ट जो सबसे बेस्ट फाइटर जेट प्लेन कौन सा हमको लेना चाहिए। तो इस टाइप के जब डिस्कशन होते हैं तो मुझे लगता है कि अगर हमारा 2035 में आ रहा है और अगर 2040 तक ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर रिडंडेंट हो जाएंगी तो फिर क्या फ़ायदा है, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप रफाल की देख लो तो F-35 का तो पता नहीं कितना वो चार्ज करेंगे, और आपको पता ही है यूएस के साथ ना तो मतलब जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो है वो नहीं मिल रहा है हमको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी रहते हैं इसमें। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखते हो कि 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ के अगर आपको मतलब 2-3 स्क्वाड्रन नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ये ऑब्वियसली सोचोगे कि अगर उतना मैं इन्वेस्ट करके चाहे R&D में या और ड्रोन्स वगैरह में इन्वेस्ट करूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो। नहीं, ये एक ऐसा विषय है जो वायु भवन जो हमारा एयर हेडक्वार्टर है उसको भी स्लीपलेस नाइट्स देता है कि अगर हम इंपोर्ट करें तो हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है। अगर मान लो हमने F-35 अमेरिका से इंपोर्ट कर लिया और कल को हमारा से चीन से युद्ध हो गया, लेकिन ट्रंप जी की चीन से दोस्ती हो गई, अगर वो हमें यूज़ नहीं करने देंगे तो दिक्कत आएगी। सिमिलरली अगर मान लो हम रशिया से Su-57 ले लेते हैं, चीन से युद्ध हो गया और चीन और रूस तो आजकल बड़े अच्छे दोस्त हैं। अगर रूस हमारी सप्लाई लाइंस में इंटरप्शन करेगा, हमें रिक्वायर्ड वेपन्स और सेंसर्स नहीं देगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो एक सॉवरेन कंट्रोल और वेपन सिस्टम बहुत एसेंशियल है। इसलिए जब हम कहते हैं कि बेहतर यही रहेगा कि जो हमारे प्राइमरी वेपन सिस्टम है हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। अब तेजस की बात की, पूरा नहीं कर पा रहे तो जितना कर पा रहे हैं कम से कम उसमें हमारा सॉवरेन कंट्रोल है। इंजन हमारी क्रिटिकल डिपेंडेंसी है, उसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सप्लाई जी से शुरू हो जाए तो हम 30-40 इंजन स्पेयर में रख सकते हैं कि लड़ाई के टाइम पे अगर उन्होंने सप्लाई बंद कर भी दी तो बाकी सिस्टम्स हमारे हैं, वेपन्स हमारे हैं, सेंसर्स हमारे हैं, तो हम उसको कंटिन्यूड यूसेज में ला सकते हैं। पर जो दूसरा गहरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जैसे मार्क 2 अगर 30 में बनना शुरू होता है तो 10 से 15 साल उसका लास्ट स्क्वाड्रन इंडक्ट होगा। MK 35 में बनना शुरू होता है तो 10 साल तक वो इंडक्ट होगा। तो 2045 तक जब हम लास्ट स्क्वाड्रन MK का इंडक्ट कर रहे हैं, वायु युद्ध की रूपरेखा क्या होगी? एयर वॉर वुड हैव चेंज। और 2035 तक ही मतलब आप देखिए कि एवोल्यूशन जिस तरीके से फाइटर जेट्स आ भी रहे हैं, क्वालिटी और इनका जो चेंज हो रहा है, वो तो तब तक तो वो रिडंडेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजी। रिडंडेंट ना भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी इफेक्टिवनेस जो आज है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। जो बहुत सारे मिशन जो मैन प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे वो मिशन अनमैन प्लेटफॉर्म करना शुरू कर देंगे। जिस तरह सर्विलेंस एंड रिकनेंस तो आई अज्यूम 90 to 95% अनमैन प्लेटफॉर्म के पास चला जाएगा। सिमिलरली प्रिसिशन स्ट्राइक है या एंटी रेडिएशन मिसाइल काइंड ऑफ मिशन है, वो पूरा सेट अनमैन प्लेटफॉर्म के पास चला जाएगा। सो ये एक सोचने का विषय है इस तो जब हम AI की बात करते हैं कि कौन सी नौकरियां खाएगा AI, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आप जैसे जो लोग थे, जो फाइटर जेट पायलट्स हैं, उनकी नौकरियां तो खतरे में हैं अभी, जिस तरीके से लग रहा है। देखिए अगले 20 साल तो नहीं है, लेकिन जब खतरा बढ़ेगा अभी तो ग्राउंड पे बैठ के भी कोई उन्हें जो डायरेक्ट करेगा, मिशन डेफिनेशन देगा, प्लान करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, वो भी एक सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेटर ही चाहिए होगा आपको। वो बेसिकली कॉलेज ड्रॉप आउट्स और या वहाँ से निकले हुए कोई टेक फील्ड में वहाँ पे बैठे हुए शायद वायु भवन से ही ऑपरेट कर रहे होंगे वॉर सिनेरियो में। कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखिए जिससे अभी आपको फाइटर पायलट बनने के लिए 6x6 आई साइट चाहिए, आपकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ एक रीजनेबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, और आप जिस तरह नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल लगाते हैं, 1 साल एयरफोर्स अकेडमी में लगाते हैं, और फिर स्क्वाड्रन में जाके डे ऑप्स होने में और 4-5 साल लगते हैं। तो ये 8-10 साल की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होगी। जैसे यूक्रेन युद्ध में हमने देखा है, वो हाई स्कूल से जो निकले हुए बच्चों को डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन ऑपरेट करना सिखा रहे हैं। वो 2 से 6 हफ्ते में सीख लेते हैं और 6 महीने में तो वेटरन बन जाते हैं। सो ट्रेनिंग साइकिल्स विल रिड्यूस। और तो आपको लगता है कि जो एयरफोर्स को जो अपना रिक्रूटमेंट है उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए? एयरफोर्स पे एक ब्यूरोक्रेसी है, हमारी भी स्केल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैं। रिक्रूटमेंट पर से में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाते, वो ऑलरेडी लेड आउट है क्या क्वालिफिकेशन किस ट्रेड के लिए चाहिए। लेकिन रिक्रूट होने के बाद
हम उन्हें कैसे रीमॉडल कर सकते हैं, कैसे रीट्रेन कर सकते हैं, वो काफ़ी कुछ हमारे हाथ में है। सो बहुत सारे अग्निवीर जो आए हैं उनको हम नए सिस्टम्स की तरफ ले जा रहे हैं, स्पेशली उनमें जहाँ पे ट्रेनिंग साइकिल शॉर्ट है। अगर वो 4 साल के टेन्योर में अगर हम 2 से 2.5 साल ट्रेन ही करते रहे तो यूटिलाइजेबल पीरियड बहुत कम रह गया। लेकिन किसी मॉडर्न सिस्टम में जहाँ ट्रेनिंग साइकिल शॉर्ट है वहाँ हमें 6 हफ्ते में 6 मंथ्स में उसको ट्रेन करके बाकी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से अच्छा ही है कि अगर वो ड्रोन ऑपरेट करना जानते हैं और 4 साल में अगर वो निकलते भी हैं आफ्टर अग्निवीर, हाँ जी, तो उनको अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी मिल सकती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है अग्निवीर का कि हमारा 4 साल के बाद क्या होगा। तो कम से कम आईएएफ में तो एक ये ऑप्शन है अच्छा। इस बारे में सोचा जा रहा है बिकॉज आप देखें अमेजोन है वो अपने वेयर हाउसेज में ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं और सर्वे का बहुत सारा काम आजकल ड्रोन्स कर रहे हैं। वैसे लॉ एनफोर्समेंट में भी बहुत सारा काम ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट है कि हमारे अग्निवीर जाके स्टेट पुलिस में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री में जा सकते हैं, सर्वे में जा सकते हैं और बहुत सारे जहाँ ड्रोन के यूज़ हैं वहाँ पे हमारे अग्निवीर अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं। सर हम सिस्टम्स के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या एग्जैक्टली हर मतलब जो जेट्स हैं हमारे डिफेंस सिस्टम्स हैं उन पे थोड़ा सा सेकंड पार्ट में आएंगे हम जी। बट अभी फिर से वापस से ऑपरेशन सिंदूर पे जाते हैं जी। आपके लिए सबसे सरप्राइजिंग, प्लीजेंटली सरप्राइजिंग कौन सी चीज़ थी इस पूरे 3 दिन के सो कॉल्ड युद्ध में? मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग और खुश होने वाली बात थी द माइंडसेट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। बिकॉज इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयर पावर हमेशा रिस्ट्रेन रही है और विद इन कंस्ट्रेंट रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एयर पावर जो था वो सिर्फ 1971 वॉर में सेकेंड फेज में मिला था। आउटसाइड दैट हमेशा एयर पावर को बड़ी झिझक के साथ यूज़ किया है। देखिए 62 में एयर पावर को यूज़ नहीं किया। कारगिल में वाजपेयी जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी LC क्रॉस नहीं होना है। उसने एयर पावर की लिमिट, एम्प्लॉयमेंट की बहुत लिमिट कर दी। बालाकोट में भी था कि सिर्फ एक ही मिशन करना है, उनके फाइटर्स को नहीं टारगेट करना है, उनके ग्राउंड इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं करना है। इस बार जब सरकार ने सच में एयर पावर को खुला हाथ दिया तो जो हमारी 3rd डे की स्ट्राइक थी, आपने सैटेलाइट इमेजेस भी देखी हैं, नॉर्थ में स्कार्डू से लेके कराची के पास तक के सारे एंटायर लेंथ एंड विड्थ ऑफ पाकिस्तान वाज स्टक। और ये सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, सिर्फ दिखाने के लिए कि आपकी टेरिटरी में कोई ऐसी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर जगह नहीं है जिसे आप सेफ सेंचुरी कह सकते हैं। तो उसके लिए हम सालों से ट्रेन कर रहे थे। तो उस ट्रेनिंग को जब पॉलिटिकल सैंक्शन मिला और जब वो फ्रक्टिफाई हुआ तो मेरे लिए वो बहुत सुखद पल था कि सबको समझ में आ गया कि इंडियन एयर पावर क्या डिलीवर कर सकती है अगर इसे करने दिया जाए। तो मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे था कि जो हमारे ड्रोन्स का जो स्ट्राइक्स थे पाकिस्तान में, तो वो बहुत ब्रिलियंट थे। क्योंकि अभी तक हम जो सोच रहे थे बैठ के कि हमारे पास तो ड्रोन कैपेबिलिटी है ही नहीं थी, देखो छोटे छोटे कंट्रीज हैं ये इतना अच्छा कर रहे हैं। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि हमारे पास भाई हम इतने भी पीछे नहीं है, मतलब कि कुछ भी ना हो हमारे पास। तो वो भी और वो इंडिजिनियसली उनका अभी बेंगलोर से ड्रोन्स बन रहे हैं वो, हालांकि आई थिंक इजराइल के साथ भी पार्टनरशिप है, बट दैट वाज ब्रिलियंट थिंग। नहीं, डेफिनेटली ड्रोन्स के मामले में देखिए कुछ ड्रोन्स तो हमारे इम्पोर्टेड हैं, जैसे हरूप है वो इजरायली ड्रोन है बट आजकल इंडिया में बनता है। लेकिन इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री ने बहुत मैच्योर किया है लास्ट 1 से 2 साल में। न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी है, सोलर इंडस्ट्री है, नागास्त्रा, स्काई गार्डियन, बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रोन हैं और हर रेंज के ड्रोन हैं। छोटे ड्रोन जो 20 से 25 किलोमीटर की सर्वेलेंस दे सकते हैं से लेकर के बड़े ड्रोन जो डीप जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। और अभी HAL का भी एक विंगमैन प्रोग्राम है, घातक प्रोग्राम है, कैट्स प्रोग्राम है। ये मिड साइज ड्रोन है, ये ऑलमोस्ट एक फाइटर लाइक कैपेबिलिटी हमें दे सकते हैं आने वाले टाइम में। तो IAF का काफ़ी मतलब तेज़ी से इवॉल्व कर रही है इस मामले में। हाँ, तो कुछ साल पहले जब एयर चीफ मार्शल धनवा एयर चीफ होते थे तो IAF ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, बाबा मेहर सिंह कंपटीशन। वो स्पेसिफिकली डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री को ही एड्रेस किया था कि आप आइए, अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी हमें दिखाइए और आपका प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगा तो हम 50 लाख तक आपकी मदद करेंगे। 50 लाख अमाउंट बड़ा नहीं है, बट जब फौज का सैंक्शन आपको मिलता है तो आपका हौसला बढ़ता है और आपको इन्वेस्टर भी बड़े मिलते हैं। सो वो एक क्रूशल टाइम था जिससे एयरफोर्स ने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली ड्रोन इंडस्ट्री को एक इम्पेटस दिया था। इसमें आप पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उसको आप
कैसे रेट करोगे जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की परफॉर्मेंस रही है? क्योंकि बहुत जो एक्सपर्ट्स थे, वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो ये बोलते थे कि पाकिस्तान अगर बात की जाए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा कम्पिटेंट है। और उनका कंपैरिजन कहीं ना कहीं ये इंडिया एयरफोर्स के साथ भी होता था। कम से कम पायलट की क्वालिटी जो है वो कोई कम नहीं है पाकिस्तान की। तो अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें, उनके सिस्टम्स की परफॉर्मेंस देखें, तो आप किस तरीके से उनको रेट करोगे? पाकिस्तान एक बहुत ही एक प्रोफेशनल एयरफोर्स मेंटेन करता है। वो लोग अच्छे ऑपरेटर हैं, वो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेसन्स को एब्जॉर्व करते हैं, उनका इक्विपमेंट जो है वो भी फेयरली मॉडर्न है। सो अगर हम आँकें उन्हें, तो वो एक कॉम्पिटेंट और काफ़ी इफ़ेक्टिव एयरफोर्स है। इन 4 दिनों का ही अगर हम देखें, ऑप सिंदूर से लेके ऑपरेशन बनियान लाल मरसूस के दरमियान की हम बात करें, सो पहले मैं बात करता हूँ स्ट्राइक की। जो आईएफ ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उनके एयरफील्ड्स पे, उनके C2 नोड्स पे, उनके रडार साइट पे जो डेवास्टेशन डिलीवर किया है, उसको वो प्रिवेंट नहीं कर पाए। वो उनके खुद के लफ्ज़ों में वो इंटरसेप्शन रेट उनका बहुत पुअर था, स्ट्राइक नहीं। तो डिफेंडिंग देयर ऑन क्रिटिकल एसेट में वो फेल हो गए। दूसरा एलिमेंट था उनके ड्रोन अटैक, जिसमें उन्होंने हंटर किलर या एंटी रेडिएशन एलिमेंट भी यूज़ किया था। उसमें भी वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। उन्होंने स्वॉर्म भी भेजे, उन्होंने टारगेटेड ड्रोन्स भी भेजे, लेकिन किसी मेजर टारगेट को वहाँ न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। तीसरा एलिमेंट है DCA, विच इज़ कॉल्ड डिफेंसिव काउंटर एयर, के जो अपने फाइटर से आप एनिमी फाइटर को या तो डिटर करते हैं या उसको डिनाई करते हैं, वो मिशन ना कर पाए, और अगर वो दोनों फेल हो जाए तो डिस्ट्रॉय करते हैं। जो डे 1 की एयर बैटल थी, जब हमारे एयरबॉर्न एसेट्स ने टेररिस्ट कैंप पे एमुनिशन डिलीवर किया था, उस दिन पे हमारे फाइटर्स बहुत रेस्ट्रिक्टिव रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में ऑपरेट कर रहे थे, बिकॉज मैसेज क्लियर था कि हमें सिर्फ टेरर इंफ्रा एड्रेस करना है, उनकी मिलिट्री को अवॉइड करना है। तो उस दिन दे वर एबल टू टेक सम लॉन्चेस। उन्होंने कुछ शॉटडाउन भी क्लेम किए हैं। एयरफोर्स ने अभी एग्जैक्ट नंबर डिक्लेयर नहीं किया है, और मैं भी इस मामले में कुछ गेस वर्क नहीं करना चाहूँगा। हम वेट करते हैं जब भी एयरफोर्स बताती है अगर हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो उस वाले मामले में उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बाकी सब जगह उसके बाद से एवरी सब्सिक्वेंट डेज दे वर फाउंड वांटिंग इन कंपैरिजन टू अस। एक उनका जो बहुत बेहतर रहा है वो है नैरेटिव बिल्डिंग। उन्होंने बड़ी स्वैंकी प्रेजेंटेशंस की हैं। उन्होंने इकोनॉमिकल विद ट्रुथ, छोटे छोटे स्निपेट्स स्टिच करके एक नैरेटिव बनाया है, ये बताने के लिए कि उन्होंने स्काइज को बिल्कुल डोमिनेट किया है। और देखा जाए तो अपनी हिट्स के बारे में वो डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, जहाँ पे हमने सारे उनके क्रिटिकल टारगेट्स को ज़मीन पे डिस्ट्रॉय किया है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है सर? इसकी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, मीम्स बन रहे हैं। वो पर्शियन जनरल थे क्लाउज़विट्ज़, जिनकी कोटेशन भी बड़ी यूज़ होती हैं। उन्होंने कहा आप एनिमी एज ए सिस्टम स्टडी करो, उस फलक्रम को आइडेंटिफाई करो जिसके ऊपर सारी चीज़ें रेस्ट करती हैं। तो आप उस फलक्रम को, जिसके ऊपर पावर, हब ऑफ पावर एंड बैलेंस एंड स्ट्रेंथ है, अगर आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपको मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ फोर्स होगा। से फॉर एग्जांपल हम इराक की बात करते हैं। सद्दाम हुसैन एंड हिज फैमिली केप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स ऑफ ऑल लीवर्स ऑफ पावर, और उन्होंने कोई नंबर 2 उभरने नहीं दिया। इफ़ US was able to take out Saddam and his close family, then it would have caused chaos. वो आपस में ही लड़ते हैं। तो वो एक एग्जांपल होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल और एट ए पॉलिटिकल लेवल। सिमिलरली आप हर लेवल पे, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, हर लेवल पे एक ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करो कि अगर इसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिग्रेड कर दिया या डिनाई कर दिया तो अफरा तफरी मच जाएगी। सो उस हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड यूज़ होता है। से फॉर एग्जांपल मान लो HQ-16 क्लास ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो उनकी S-400 से S-300 टाइप ऑफ कंपैरेटिव मिसाइल है, वो 300-400 किलोमीटर उसकी भी रेंज है। उसका अगर मैं सेंसर डिस्ट्रॉय कर दूं तो मिसाइलें किसी काम की नहीं रहेगी। सो उस वेपन सिस्टम में उसका सेंसर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। या मैं उसका कम्युनिकेशन नोड डिस्ट्रॉय कर दूं तो बैटरी, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे।
तो वो तो उसकी किसी भी center of- वेपन या किसी भी सिस्टम का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है हाँ, वो हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि उसको एलिमिनेट करने से सिंपल वर्ड्स में बाकी सिस्टम ठीक से नहीं काम कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्ट्रेंथ को कंफ्यूज किया है। अच्छा। रफाल हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, हाँ, रफाल हमारी की स्ट्रेंथ है। हाँ, आप 2, 4, 5 रफाल एलिमिनेट भी कर दोगे, हमारी स्ट्रेंथ तो अनअबेटेड है। हाँ, बिकॉज हम वेपन डिलीवर कर रहे हैं, स्कैल्प मिसाइल डिलीवर कर रहे हैं, हैमर मिसाइल डिलीवर कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर कर रहे हैं, हमारे पास और बहुत सारे वेपन सिस्टम हैं, वो तो चलते ही रहेंगे। सो ब्रिंगिंग डाउन 1 or 2 रफाल दैट दे क्लेम इज नॉट आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो हर चीज को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहे हैं। एक ब्रह्मोस की करेक्शन S-400 की बैटरी को उन्होंने टारगेट किया आदमपुर के पास, वो कह रहे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हाँ। तो वो कंफ्यूज कर रहे हैं इस इशू को। पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? आर्मी हेडक्वार्टर। देखिए, प्रोफेशनल मिलिट्री में क्या होगा ना कि अगर हम उनके चीफ को भी एलिमिनेट कर दें तो वाइस चीफ विल टेक पावर। सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिससे एयरफोर्स के पैरेलल्स में बताता हूँ मैं, उनका COC है, कंबाइंड ऑप सेंटर, जहाँ बैठ के उनके चीफ या जो भी कमांडर्स हैं सारी एयर बैटल को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं उसको डिग्रेड कर दूँ तो उनकी एबिलिटी टू कंट्रोल एयर बैटल काफ़ी इफेक्ट होगी। तो इस बार हमने कोशिश की वो COC काफ़ी सबमर्ज है, COC के लिए डिटरमिन अटैक करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने 2 मोबाइल COCs भी बना के रखे हैं कि अगर COC डिग्रेड होता है तो हम मोबाइल COCs में बैठ के जिसको मूव करते रहेंगे, टारगेटिंग डिफिकल्ट होगी। हमने नूर खान बेस में से उनमें से एक मोबाइल COC को टारगेट किया है, बेसिकली उनको बताने के लिए कि भाई आप बच नहीं सकते। सो ये एक एग्जाम्पल होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि जिससे उसकी कैपेबिलिटी लड़ाई लड़ने की उसमें क्षति पहुंचे। और ये जो न्यूक्लियर वाला जो बात हो रही है कि न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया गया है, इसमें आपको कितना, मतलब क्या एनालिसिस है आपका इसमें? 1988 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया था कि हम एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे, और उसके बाद से हर साल जनवरी में हम एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं कि भाई ये मेरी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, इन पे अटैक नहीं करना। इस साल भी जनवरी में वो लिस्ट एक्सचेंज हुई है, और मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि इंडियन आर्म फोर्सेस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे ऐसे प्रीएम्प्टिव सिनेरियो में स्ट्राइक करेंगी। हो सकता है थोड़ा सा आसपास किया हो, वो मैसेजिंग के लिए हो सकता है। देखिए, जहाँ जो किराना हिल है वो आप समझिए पहाड़ के अंदर सुरंगों का एक कॉम्प्लेक्स है। आप उसमें बहुत सारी एंट्रेंसेस हैं, आप एक एंट्रेंस को हिट भी कर दोगे तो वो डिग्रेड नहीं होगा, और एंट्रेंस से उसके अंदर रखे वेपन्स पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेपन्स वैसे भी डिसअसेंबल्ड स्टेट में रहते हैं, कोर अलग है, ट्रिगर अलग है, डिलीवरी मैकेनिज्म अलग है। मिसाइल मारने से वो फटता नहीं है जिस तरीके से जो लोग सोचते हैं, वो नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं है, उसकी बहुत सारी सेफ्टीज हैं। ये अगर हुआ भी है तो एक मैसेजिंग है कि हम ये भी टारगेट कर सकते हैं। ऑल्दो आप देखिए एयर मार्शल भारती जो एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली ये डिनाई किया है कि हमने किराना हिल को टारगेट नहीं किया है। इस 3 दिन के जो बेसिकली युद्ध कह सकते हो या क्लैश कह सकते हो, इसमें कौन कौन से वेपन्स, आप एक बार अगर आप बता सकें लोगों को कि कौन से वेपन्स यूज़ हुए हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और जब हम IAF की बात करते हैं तो मिराज या सुखोई या रफाल की, मतलब किस तरीके से पायलट्स प्रिपेयर करते होंगे सॉर्टीज़ के लिए जब इस टाइप का मिशन उनको मिलता होगा। लेट्स से 7th की रात को जो हुआ, या फिर उसके बाद जो एयरबेसिस को डिस्ट्रॉय किया, वो तो खैर मिसाइल से हुआ, बट किस तरीके का प्रिपरेशन एक फाइटर जेट के लिए होता है? पहले मैं वेपन्स सिलेक्शन की बात करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है वेपन टू टारगेट मैचिंग, कि जो आपको टारगेट मिला है उससे मैच्ड आपको वेपन सेलेक्ट करना है। कितना टनेज ऑफ एक्सप्लोजिव्स टारगेट पे डिलीवर करना है, कोलेटरल डैमेज की कंसिडरेशन है या नहीं है, वो नज़दीक से जाके डिलीवर करना है या स्टैंड ऑफ रेंजेस से करना है, और जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसकी प्रोटेक्शन का क्या ध्यान रखना है। तो ये सारी कंसिडरेशंस देख करके वेपन डिसाइड होता है। सो जो 7th के अटैक थे, 6th और 7th की इंटरवीनिंग नाइट के जो अटैक थे, उसमें क्लियर कंसिडरेशन जो दी गई थी, एक तो कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा मैसेजिंग इंपॉर्टेंट थी, और तीसरा कि हम चाहते थे एविडेंशरी वैल्यू के लिए कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग या फुटेज भी अवेलेबल हो, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि देखिए भाई हमने ये एक सिर्फ टेरर इंफ्रा को टारगेट किया है। तो उसके लिए एग्जैक्ट वेपन्स जो यूज़ है वो एयरफोर्स डिक्लेयर कर देगी, बट जो हमारे पास बास्केट अवेलेबल है, एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो 300-400 किलोमीटर तक
एयर लेवर्ड मोड में वार कर सकती है। स्कैल्प है जो रफेल से रिलीज होता है, अगेन 300 से 350 किलोमीटर की उसकी रेंज है। हैमर सीरीज ऑफ एयर डिलीवर्ड एम्यूनिशन है, 70 से 100 किलोमीटर जा सकता है। स्पाइस 2000 है, क्रिस्टल मेज है। तो नाना प्रकार के वेपन हैं। और इस बार हमने कुछ लोकेशंस पे अपने अनमैन्ड प्लेटफॉर्म पहले से पोजीशन भी किए थे, जिन्होंने हिट भी रिकॉर्ड किया है और पीछे रिले भी किया है। सो इस तरह से वेपन सिलेक्शन मिशन से पहले किया जाता है। और जब ये स्ट्राइकर्स अपने वेपन डिलीवर कर रहे थे, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल थे या एस्कॉर्ट्स थे या एयर डिफेंस अम्ब्रेला दिया था, वो फाइटर्स अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से आर्म्ड थे। रही बात प्रिपरेशन की, तो देखिए हर स्क्वाड्रन का जो प्लेटफॉर्म है उसके जो पॉसिबल रोल हैं, वो स्क्वाड्रन पूरे साल 365 डेज उसी के लिए ट्रेन करता है। साल में 1 से 2 बार हमारी जो एयर टू ग्राउंड रेंजेस हैं, जहाँ पे हम लाइव वेपन फायर करते हैं, पोखरन में है, कलाईकुंडा के पास है, या जामनगर के पास है, या साउथ में है, हम अपनी रेंजेस पे जाके लाइव वेपन डिलीवरी भी करते हैं। सो स्क्वाड्रन का काम ही वो है, जो उसके रोल हैं उसके लिए पूरे साल ट्रेन करते रहना। ओनली थी द कोऑर्डिनेट ऑफ द टारगेट विल चेंज, और दूसरा जो नीचे से फायर आएगा वो रियल होगा। ओनली दोज 2 थिंग्स विल चेंज। सो व्हाट हैपेंस ना कि इतनी सारी एक्टिविटीज उस कॉकपिट में होती हैं कि आप एक बार आपने इंजन 1 स्टार्ट, इंजन 2 स्टार्ट कर दिया, कॉन्स्टेंटली आप रेडियोज़ पे अपनी इंफॉर्मेशन से बात कर रहे हैं, आप अपना डेटा अपडेट कर रहे हैं, आप पोजीशंस देख रहे हैं, आपके पूरे पैकेज में एवैक्स कहाँ हैं, रिफ्यूलर कहाँ है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आपके रडार वार्निंग रिसीवर पे एनिमी ट्रांसमीटर कांस्टेंट आपको हिट कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल पिक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ आपके इन्फॉर्मेशन गैप है वो अपनी फॉर्मेशन से या सपोर्ट एलिमेंट से वो अपडेट कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज़ इतनी हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग डरने का समय नहीं है। डरने का समय वही आएगा वो अगर वो मिसाइल आपके पास आके फटी, एक्सप्लोजन हुआ और आपने 1/4 ऑफ सेकेंड या 1/10 ऑफ सेकेंड में क्विकली एनालाइज किया कि ये डिस्ट्रक्शन कैटास्ट्रॉफिक है या इसको मैं मैनेज करके आई कैन नर्स माई जेट बैक। वो 1 से 2 सेकेंड में आप वो डिसीजन लीजिए, और आप फ्लाईवर्दी नहीं है तो आप इजेक्ट कीजिए। बस वो उतने में ही सारी कहानी, वही सार है पूरी ट्रेनिंग का, वो 1.5 से 2 सेकेंड। जो बोला जा रहा है कि वंडर वेपन्स हमने यूज़ किए, चाहे ब्रह्मोस है, चाहे S-400 है, चाहे स्काल्प, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले S-400 का डिस्कशन करते हैं। S-400 को हमारे यहाँ पे सुदर्शन भी कहा जाता है, और क्योंकि हर जो भी ड्रोन्स भी इंटरसेप्ट हो रहे थे तो लोग बोल रहे थे वाह S-400 का कमाल है, बल्कि S-400 इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू यूज़ अगेंस्ट ड्रोन्स। हाँ जी, तो मतलब आप समझिए कि $500,000 का एक मिसाइल हम $1,400 के ड्रोन पे नहीं फायर कर सकते। सो क्विकली मैं आपको एयर डिफेंस के लेयर बताता हूँ कि एयर डिफेंस किसी भी वाइटल एरिया या वाइटल पॉइंट का लेयर्स में होता है। जैसे प्याज होता है, प्याज के लेयर्स हैं, सेंटर में मोस्ट प्रेशियस टारगेट है और उसके चारों तरफ लेयर हैं। सो जो हमारा फार्देस्ट लेयर है वो S-400 टाइप ऑफ मिसाइल से होगा। एज द नेम सजेस्ट उसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है, तो उसको ऑब्वियसली हम टारगेट से भी बहुत दूर ही रखेंगे, और वहाँ से जहाँ पे वो मिसाइल प्लेस है उसके 300 से 400 किलोमीटर में कोई भी एरियल थ्रेट आएगा, सिग्निफिकेंट एरियल थ्रेट, तो जब हमारा जो IACCS है, इंटीग्रेटेड सारे सेंसर्स हैं, उसमें डिटेक्ट करते हैं ये किस स्पीड से आ रहा है, किस ऑल्टीट्यूड से आ रहा है, तो पता लग जाता है ये फाइटर जेट है या मिसाइल है। अगर फाइटर जेट है, मिसाइल है, तो वो टारगेट हम S-400 को असाइन कर देते हैं। उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला लेयर है जो बराक 8 टाइप ऑफ मिसाइल है, जिसको MR सैम, मीडियम रेंज सैम भी बोला जाता है। तकरीबन 200-250 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक वो टारगेट को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड दिस इज ऑल ऑटोमेटिक, या लोग एक्चुअल में वहाँ पे बैठ के मैनुअली ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं? टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक जाएगी, या तो उसके खुद के सेंसर से या किसी और सेंसर से टारगेटिंग फाइल उसको मिल जाएगी। लॉन्च कमांड मैनुअल जाएगी। ओके। फिर बराक के बाद नेक्स्ट वाले लेयर पे आकाश, जो अपना डोमेस्टिक वेपन है और जिसने बहुत बखूबी रोल निभाया अपना। आकाश के साथ ही जो पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं, पिचोरा है, औसा है, वो सिस्टम भी यूज़ होते हैं। अगर कोई 20 से 25 किलोमीटर का भी दायरा क्रॉस कर ले, उसके बाद हम उसे लो लेवल क्विक रिएक्शन सैम, जैसे ईगला हो गई, स्पाइडर हो गई, उनसे एंगेज करते हैं। और नज़दीक आने पे हम जो हमारी एयर डिफेंस गन है, L-70 हो गई, ZU-23mm हो गई, या शिल्का हो गई,
इस बार हमने नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली एक जब ड्रोन चलता है उसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो नेविगेट करना, कैसे वहाँ पहुँचूँ, एंड दूसरा उसको फिर टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट राइट, उसको बेसिकली गाइडेंस टारगेट तक पहुँचाने के लिए। सो काउंटर यूएस सिस्टम या तो दोनों को डिसेबल करते हैं या इनमें से एक को, तो वो बेसिकली पत्थर की तरह टारगेट से दूर कहीं गिर जाता है। तो इतने सारे लेयर्स में पहले दिन जब ड्रोन अटैक आए थे, हो सकता है कुछ S-400 यूज़ हुई हो, लेकिन बाद में हमने समझ लिया टारगेट की स्पीड क्या है, टारगेट का ऑल्टीट्यूड क्या है और टारगेट का ब्लिप साइज क्या है, उससे आप एक एयर पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि L-70 गन्स या AD गन्स ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए किया है क्योंकि बाकी सब लेयर्स ने कहा जाने दो। बिकॉज सोचने वाली बात है ना, आप $50,000 की मिसाइल एक $50 के ड्रोन पे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, वही तो एडवर्सरी चाहता है, वो आपके पास इतने ड्रोन भेज देगा आपके सारे वेपन्स खत्म हो जाएंगे। सो ये हमने S-400 का कवर किया। दूसरा आपने ब्रह्मोस एक रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस एक बेसिकली क्रूज मिसाइल है और इसकी खूबी क्या है कि ये रैम जेट प्रिंसिपल यूज़ करती है और ये ऑलमोस्ट 2 to 3 माक टॉप स्पीड तक चली जाती है, जिससे इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखिए आप मिसाइल को इंटरसेप्ट कैसे करते हैं, अगर कोई मिसाइल जा रही है आप उसकी तरफ एम करके अपना काउंटर मिसाइल सिस्टम फायर करेंगे, उस काउंटर मिसाइल सिस्टम को मिसाइल से फास्टर होना पड़ेगा, जब ही तो वो पकड़ पाएगा। या आप कहेंगे भाई मैं फास्ट नहीं हूँ लेकिन मैं आगे एम कर देता हूँ कैलकुलेट करके कि मेरी मिसाइल 10 सेकंड में वहाँ पहुँचेगी, 10 सेकंड में एनिमी की मिसाइल पहुँचेगी, हवा में इंटरसेप्ट हो जाएंगे और मैं उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये दो तरीकों से आप एनिमी की मिसाइल। जब ब्रह्मोस 3 मार्क पे चल रही है, जब तक एनिमी सेंसर उसे डिटेक्ट करते हैं, अपना फायरिंग सॉल्यूशन निकालते हैं, इतने वो मिसाइल की रेंज से बाहर चली जाती है। और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास है सिस्टम, वो करते भी हैं। HQ सीरीज ऑफ चाइनीज मिसाइल्स में थ्योरेटिकली ये कैपेबिलिटी है। दूसरा, ब्रह्मोस एक S मनूवर करती है। टर्मिनल स्टेजेस पे ब्रह्मोस मिसाइल कैन एक्चुअली मनूवर विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देयर फायरिंग सॉल्यूशंस। अगर वो अपना मैथ्स लगा करके, ट्रिग्नोमेट्री लगा करके कि भाई मैं इसको आगे यहाँ पे इंटरसेप्ट करूँगा और मिसाइल ने S मनूवर कर दिया, तो उसकी वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है। सो एक तो ये फास्ट है, एक इट कैन मनूवर, एंड तीसरा इसमें पेलोड बड़ा साइजेबल है। वो इसकी डिसएडवांटेज भी है कि वो भारी बहुत हो गई है, इसलिए Su-30 क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट भी सिर्फ एक ही कैरी कर सकता है। बहुत सारे जो नेवी के शिप कैरी करते हैं वो भी सिर्फ 15 से 16 ही कैरी कर पाते हैं। सो ये ब्रह्मोस हमारा वंडर वेपन हो गया कि हम इसे सरफेस से, जो कि ग्राउंड से भी या शिप से भी फायर कर सकते हैं। इनफैक्ट रशियंस ने इसे एंटी शिप मिसाइल की तरह ही डेवलप किया था। अच्छा। कि ये मूविंग टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर पाए। सो ये हमारा सेकंड वंडर वेपन हो गया। एंड तीसरा आपने बोला स्कैल्प एक एयर डिलीवर्ड क्रूज मिसाइल है। तकरीबन रेंज 300 से 350 किलोमीटर है, बहुत महंगा है और इसलिए लिमिटेड नंबर में है हमारे पास, और वो रफाल फाइटर से डिलीवर होता है। आप वो इतना प्रिसाइज है कि आप एक बिल्डिंग की खिड़की से भी उसे अंदर भेज सकते हैं, इतनी प्रिसाइज तो टारगेटिंग। ये जो मुरीद के और ये जगह बावलपुर में हुआ है, जो जिस तरीके से एकदम मतलब उस टॉम्ब के बिल्कुल उस पे जाके गिरा है, हाँ और ऊपर पूरी छत ऐसे के ऐसे है, हाँ। नीचे सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, तो वो एग्जैक्ट कौन सा वेपन आई थिंक डिलीवर हुआ है? स्पाइस भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, सिमिलर काम है उनके। हाँ। और जैसे क्रिस्टल मेज क्या है, वेपन इम्पैक्ट तक आपको वीडियो रिले देता रहता है, तो आप अगर आप प्रूफ कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी काम आता है। तो हर वेपन का एक अलग अलग रोल है, अलग अलग स्टैंड ऑफ रेंजेस हैं। तो स्कैल्प इसलिए बेटर है कि एक तो क्रूज मिसाइल है और एक एयर डिलीवर्ड है, और दूर तक मार करती है, बहुत सटीक मार करती है, और बहुत सारा पेलोड भी कैरी करती है। और उसमें शायद अगर प्रिसिजन इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया, तो बेसिकली आपको जो बोला जाता है कि भाई सिविलियन एरियाज में अगर आप इस तरीके से ऐसे टारगेट कर रहे हो तो कोई भी ऐसे कैजुअलिटीज नहीं हो सकते, कोलैटरल डैमेज आप अवॉइड कर सकते हो। सही कहा आपने। अच्छा सर, अब ये बात करते हैं आखिरी ऑपरेशन सिंदूर पे। अभी थोड़ा फ्यूचर जो हम देख पा रहे हैं, अगर फिर से और होना ही है, आज नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 2 साल बाद या 5 साल बाद, जैसे अभी बालाकोट के बाद अभी ये 5 साल में हो गया, तो आपको अभी फ्यूचर में क्या लगता है कि क्या लेसन्स मतलब हमारी एयरफोर्स सीखेगी और क्या वो सीखेंगे? क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी कुछ असेसमेंट किया होगा अभी कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और किस पे हमको काम करना है। तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट अगेन? कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा, मैं चाहता हूँ ना हो, लेकिन होगा तो वो बिना एयर पावर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाएगा। मॉडर्न वॉर हैज़ चेंज
फोर्स एप्लीकेशन का पहली चॉइस किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप की एयर पावर ही रहेगी। पहला रीज़न इसलिए है क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज़ अपनी साइड पे कम दिखती हैं। ठीक है, ग्राउंड मनूवर जब आपकी फौजें थल सेना मूव करती है तो 10 से 20 हज़ार ट्रूप्स एक अटैक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत होती हैं, वो मैन पावर हैवी है एंड दैट सिट्स वेरी हैवी ऑन द कॉन्शियस ऑफ द पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो। सो जब भी दोबारा होगा एयर पावर तो यूज़ होगी। तीसरा, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसको हमने पूरा ख़त्म नहीं किया है, ये दोबारा पनपेगा। लाइक एंटीबायोटिक्स का पूरा डोज नहीं हुआ है, इस बार सिर्फ मैसेजिंग हुई है। बिकॉज जो टेररिस्ट मरे हैं वो 6 महीने से साल भर में दूसरे रिक्रूट हो जाएंगे। जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई हैं वो अगेन सिमिलर 6 महीने से 1.5 साल के बीच में दोबारा कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। जो फाउंटेन हेड है टेरर का वो है पाकिस्तानी मिलिट्री। जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री ये डिसाइड नहीं करती कि टेरर को सपोर्ट करना हमारे हित में नहीं है, जब तक ये टेररिज्म ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका इलाज जब ही है कि जब हम पाकिस्तानी मिलिट्री को ये रियलाइज़ करा दें कि कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं टेरर को सपोर्ट करने में वो आपके हित में नहीं है। इस बार जैसे कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब अगर वो भी सोच रहे होंगे कि क्या हमने ये टेररिस्ट अटैक करवा के जो हमारा कॉस्ट आया है वो प्रोहिबिटिव है या फिर मतलब ये इज जस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस कि चलो। देखिए, अभी उनको अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि सस्टेन कैंपेन में प्रोहिबिटिव हो जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी वो इसको रिबफ कर देंगे, कहेंगे कुछ नहीं होता, कोई डैमेज नहीं हुआ है, और थोड़े बहुत दिन में वो दोबारा से अपनी टेरर फैक्ट्री चालू कर देंगे। ये मुझे लगता है, ये मेरा अंदेशा है। और एयरफोर्स मतलब एयर पावर के हिसाब से क्या ट्रेजेक्ट्री आप देखते हो, कुछ चेंजेस होंगे? उनके लिए तो बड़ा मेजर कॉज ऑफ वरी है कि उनकी टेरिटरी में कोई ऐसी इंस्टॉलेशन बची नहीं है जो हिट ना हो पाए, तो उनको अपने डिफेंसिव मेजर स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। दूसरा, उन्हें लगता है कि एयर टू एयर जो DCA बैटल थी, BVR मिसाइल्स एंड रडार इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल डेटा लिंक, उसमें उनका अपर हैंड है, उनको लगता है, और वो उसको मेंटेन करना चाहेंगे। सो आई सी लाइकलीहुड कि जो चाइनीज़ J-25 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसका इंडक्शन प्लान 2027 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में होना है, मुझे वो लगता है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और इस साल के एंड तक या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 तक पाकिस्तान 5th जनरेशन चाइनीज़ फाइटर को इंडक्ट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं उनका भी मतलब $2-3 बिलियन और लेना पड़ेगा कहीं से पैसे तो वो जुगाड़ भी करना पड़ेगा अब उनको। एक्चुअली आप सोच के देखिए कि वो चाइना की बैटल लड़ रहे हैं, अगर चाइना उन्हें ये फ्री में भी दे दे या लोन पे भी दे दे, इंडिया को डिग्रेड करना चाइना का हेडेक ख़त्म करना है। सो चाइना को तो भाड़े पे सोल्जर्स मिल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बिनाइन सी लोन टर्म्स पे भी उनको ये वेपन सिस्टम डिलीवर कर सकते हैं। सो पैसे की दिक्कत मेरे ख्याल से उन्हें नहीं आएगी। तो अब यही होप कर सकते हैं कि जितने इफेक्टिव चाइनीज़ वेपन्स पाकिस्तान के लिए इस बार थे, अगली बार भी वैसे ही उतने ही इफेक्टिव होंगे। हाँ, जिस तरह उनके डिटेक्शन नेटवर्क हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, वो वैसा नहीं कर पाई जो उनके ब्रोशर में उन्हें लिख के दिया गया था। सो या श्योर, एंड जो मच टाउटेड J-10C और PL-15 कॉम्बिनेशन है, जो नैरेटिव पहले 2-3 दिन बन गया था, जैसे जैसे एविडेंसेस आ रहे हैं, इंटैक्ट मिसाइलें मिल रही हैं और जो उनके टारगेट क्लेम्स है वो थोथले निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो भी उन पे भी सेटल डाउन हो रहा है कि भाई जो सोचा था वैसा नहीं है। उनके लिए होमवर्क बढ़ गया अभी। सर, अब हम थोड़ा बेसिक्स पे बात करेंगे, सेकंड पार्ट ये डिस्कशन का है। पहले ये थोड़ा बता दीजिए कि क्या होता है ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, जो फाइटर जेट्स की जनरेशन्स बताई जाती है, और हमारे पास कौन कौन से जो जेट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? देखिए, जैसे ही किसी फाइटर प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी में सिग्निफिकेंट जंप आता है, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ जनरेशन। तो मैं फर्स्ट टू फिफ्थ की जगह पहले फिफ्थ से शुरू करता हूँ, बिकॉज आजकल फिफ्थ बहुत चर्चा में रहता है। सो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक वाइडली एक्सेप्टेड है कि उसमें कपल ऑफ एस एन सेरा होना चाहिए। सबसे बड़ा है सिचुएशनल अवेयरनेस, उसमें पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस बाकी जेट से बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए उसका जो सेंसर फ्यूजन है वो बाकी जेट से बेहतर होना चाहिए। स्टेल्थ होना चाहिए ताकि वो अपने मिशन को एग्जीक्यूट कर सके। सुपर मनूवरेबिलिटी होना चाहिए
ताकि उसको अगर कोई मिसाइल डिफीट करनी है या कोई डिफ़िकल्ट एरिया में पेनिट्रेट करना है वो जा सके. सो स्टेल्थ, सुपर क्रूज, सुपर मनूवरेबिलिटी एंड सुपर क्रूज बेसिकली मीन्स कि बिना आफ्टर बर्नर के वो आप सुपरसोनिक जा सकें, उसकी रेंज एंड रीच बढ़ सकें. और इस सारे कॉम्बिनेशन में आपको सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है जो सेंसर फ्यूजन से आपकी. सो बेसिकली आप अगर फाइटर पायलट उस 5th जनरेशन कॉकपिट में बैठे हैं, आपको अपने आसपास जो हो रहा है वो सब पता है, आपको एनिमी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आप बिना आफ्टर बर्नर यूज़ किए सुपरसोनिक जा रहे हैं, मतलब आप बहुत तेज़ जा रहे हो, बहुत दूर तक जा सकते हैं, आपके वेपन स्टैंड ऑफ रेंज से डिलीवर हो सकते हैं और आप अपना मिशन जो आपको असाइन किया है विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूट करके वापस आ जाते हैं. अब 5th to जब 6 जाते हैं, सो इंजन की कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव हो जाएंगी, सेंसर्स की हो जाएंगी, और एक नया जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, बेसिकली लेज़र टाइप ऑफ वेपन है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करके आप टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे. वो 6th की तरफ गए. नाउ 5th से जब 4th की तरफ आते हैं, 4th में स्टेल्थ नहीं है, 4th में सुपर क्रूज नहीं है, 4th में थ्रस्ट फैक्टर जैसे SU-30 में है, थ्रस्ट फैक्टर यूज़ करके आप सुपर मनूवरेबिलिटी है लेकिन सब में नहीं है, और सेंसर्स जो हैं अच्छे हैं लेकिन 5th जनरेशन जैसे नहीं है, सिचुएशनल अवेयरनेस भी अच्छी है लेकिन 5th जनरेशन जैसी नहीं है. सो ये बन गया 5th और 4th. एक बीच में भी होता है 4.5. सो नाउ जब ये 4th जनरेशन फाइटर बने थे जैसे मिराज 2000 या SU-30, जब इनको अपग्रेड किया गया तो ये बन गए 4+. लेकिन जो जेट शॉप फ्लोर पे ही बनते टाइम ही एडिशनल, मतलब 5th से थोड़ा कम था, 4 से बेहतर था, वो बन गया 4.5. जैसे रफेल, जो रफेल है वो 4.5 जनरेशन है, मिराज अपग्रेड 4+ है, जो हमारा LCA Mark 2 आएगा वो 4.5 जनरेशन होगा. तो ये जनरेशन्स की बात हो गई. अभी जितने भी हमारे LCA वर्जन्स हैं, LCA Mark 1, Mark 1A सब 4th जनरेशन में काउंट होंगे. इवेंचुअली मुझे लगता है Mark 1A अपग्रेड होगा तो वो 4+ बन जाएगा. जो तो हमारे डिफरेंस क्या है, मतलब अगर हम दोनों वर्जन्स की बात करें? सो सेंसर सूइट इंप्रूव हो गया जिससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव हो गई, एंड टाइप्स ऑफ वेपन एंड द रेंजेस एट विच यू कैन डिटेक्ट अ थ्रेट, डिलीवर अ वेपन, वो थोड़ा एनहांस हो जाता है. जैसे MiG-21 देखिए, वो आप क्लियर जनरेशन 3 है, जैगवार 3.5 हो गया. सो ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे जाएंगे और हमारे सारे प्लेटफॉर्म MiG-29 जो था वो 3.5 था, अपग्रेड करके 4 हो गया और 3.5+ हो गया. सो इवेंचुअली हमारे सारे जैगवर्स फेज आउट हो जाएंगे, MiG-29 फेज आउट हो जाएंगे, और हमारा LCA मिराज 2000 अपग्रेड, पॉसिबली Su-30 अपग्रेड एंड रफेल, ये कॉम्बिनेशन रह जाएगा. तो अभी हमारे पास कितने स्क्वाड्रन्स हैं? देखिए एग्जैक्ट नंबर तो रिवील करना मुश्किल है, लेकिन हमें 42 हमारी एस्टेब्लिश स्ट्रेंथ है और तकरीबन 30 के आसपास हैं, और उसमें से मैं 8 या 9 स्क्वाड जो भी डिस्कस किए हैं, जैगवर्स, MiG-29 और मिराज 2000 अनअपग्रेडेड, इन्हें हटा दो तो तकरीबन 20 के पास रह जाएंगे. 20 के पास अगर फिल नहीं होता है तो हमारी ना 2 वरीज हैं. एक तो नंबर्स, तो समय के हिसाब से आदमी बूढ़ा होता है, जहाज भी बूढ़े होते हैं, रिटायर करना पड़ता है. रिटायरमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो रिक्रूटमेंट होता है रिटायरमेंट को फिल करने के लिए, एयरफोर्स में उसे फिल रेट कहते हैं, जो कितने जहाज आप पर ईयर बना सकते हो. अगर आपके 20 जहाज पर ईयर रिटायर हो रहे हैं और आप 20 से कम इंडक्ट कर रहे हो तो आपकी फिल रेट नेगेटिव है. तो हमारी वर्स सिचुएशन अभी आई नहीं है, वो इस डिकेड के एंड तक आएगी जब हम लोएस्ट नंबर हिट करेंगे. क्योंकि अभी LC भी देखिए, फिल रेट प्रॉमिस है 18 है, 24 है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इंजन्स के इश्यूज हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं. तो अभी हमारी रिटायरमेंट हम डिले कर सकते हैं कुछ साल के लिए, लेकिन बट वो तो एक तरीके से बैटल प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी तो अफेक्ट होगी ना अगर आप इस तरीके से. आप देखिए, अब हमारे पास एक MiG-21 बाइसन का स्क्वाड्रन है. आज की डेट में इस वाली बैटल में हम उसे एयरबॉर्न भी नहीं करा सकते हैं, बिकॉज वो बेचारा वल्नरेबल हो जाएगा. उसके पास सेंसर्स ही नहीं है जो इतनी दूर से जो लॉन्ग स्टिक डिप्लॉय होती है BVR मिसाइल की, दैट उसको आइडेंटिफाई कर ले या उसको बीट कर पाए. बालाकोट के बाद अभिनंदन गॉट शॉट by an AIM-120 Charlie actually and he didn't see it coming. जैसे 5th जनरेशन जो फाइटर्स हैं, इससे अगर हम अपने मतलब जो हमारे प्लान्स हैं उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम कितने पीछे हैं? कौन कौन से सिस्टम्स हैं? जैसे F-22 शायद
जो रैप्टर वाला है नहीं वो? नहीं, F-22 एज ऑन डेट जो जितने डिप्लॉयड फाइटर्स हैं, F-22 वर्ल्ड में मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट केपेबल फाइटर है। जो चाइनीज़ J-35 या वाइट ड्रैगन जो उन्होंने अभी थोड़े एक्सपेरिमेंटल उड़ाए हैं, उसकी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं पता। वो 3 इंजन वैसे भी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अगर उसे डिस्काउंट कर दें तो F-22 इज़ द मोस्ट केपेबल, मोस्ट एडवांस एंड ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव। वो $1 बिलियन के 2 ऑपरेट होते हैं। वो इतना एक्सपेंसिव है कि 170 के बाद यूएस एयरफोर्स ने कह दिया भाई अब हमसे और नहीं होगा, तो वो भी नहीं बना पा रहे हैं। चलो उनका मतलब 170 तक तो औकात है। F-35 चीपर वर्जन है 5th जनरेशन का। लाइटनिंग वाला भी? करेक्ट, F-35 लाइटनिंग नहीं, F-35 के 2 ब्रॉड मॉडल हैं। एक जो कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करता है, एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग के लिए जो मरीन्स को चाहिए था। तो ये भी 5th जनरेशन है? 5th जनरेशन है, बिकॉज वो उसमें स्टेल्थ है, उसमें सुपर क्रूज है, वो अपना थ्रस्ट फैक्टर करके सुपर मनोरेबिलिटी भी है, सेंसर फ्यूजन बहुत ज़बरदस्त है उसमें, और डेटा लिंक वगैरह से वो सैटेलाइट से फीड ले सकता है, एवैक्स से फीड ले सकता है। बट उसके काफ़ी क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है इतना? क्योंकि मतलब जैसा यूएस की भी बात आई थी कि वो चाहते हैं ऑफर करना। एक तो उसमें एक्सीडेंट रेट्स थोड़े से हाई रहे हैं, वो सिंगल इंजन के इश्यूज रहते ही हैं। अगर एक इंजन है वही प्रॉब्लम है, हो जाएगा। फिर इनिशियल स्टेज में ऑक्सीजन से रिलेटेड इश्यूज रहे थे। आजकल उसके मेंटेनेंस के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। फ्लाइट लाइन अवेलेबिलिटी बोलते हैं कि आपके पास 10 जहाज हैं, लेकिन टारमेक पे आप कितने अवेलेबल करा सकते हैं उड़ाने के लिए, वो बहुत कम रहता है। 30 से 40% उसकी सर्विसेबिलिटी रेट रहती है। मेंटेनेंस इश्यूज बहुत आ रहे हैं उसके। और शायद F-35 हो चाहे F-22 तो बिल्कुल ही नहीं बेचते किसी और को। F-22 उन्होंने किसी को नहीं बेचा है। F-35 उन्होंने पार्टनर नेशंस को बेचा है। ओके। और किसके पास, मतलब अगर और कंट्रीज की बात करें यूएस चाइना के अलावा, किस किस के पास है 5th जनरेशन जो मतलब चाहे डेवलपमेंट स्टेजेस में है, जो ट्राई कर रहे हैं? देखिए, इनके अलावा रशिया के पास है Su-57 और एक जिसकी भी बात हो रही कि वो भी हमको लेना चाहिए। 57 एंड 75 वो एक एक्सपोर्ट मॉडल बनाते हैं, एक डोमेस्टिक के लिए बनाते हैं। उसके 2 वर्जन हैं, लेकिन खुद रशिया के पास भी एक पूरी रेजिमेंट नहीं है। वो स्क्वाड्रन की जगह रेजिमेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। 40 एयरक्राफ्ट का एक रेजिमेंट बनता है। उनके पास खुद भी अभी वॉर हो रही है, उसके बावजूद भी एक पूरा रेजिमेंट तैयार नहीं है उनके पास। नंबर्स का उनके पास इशू है। बट कैपेबिलिटी वाइज Su-57 इज गुड। देखिए, ये प्रोग्राम पाक FA करके बना था, आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। $300-400 मिलियन हमारी इन्वेस्टमेंट भी थी। पर जो हमने देखा वो पसंद नहीं आया, और एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम से निकल जाने का निर्णय लिया, जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया। सो उस स्टेज पे यही था कि ये जिस कॉस्ट पे हमें मिलेगा, जिस टाइमलाइन पे मिलेगा, जितना लिमिटेड TOT मिलेगा, जो वेपन पैकेज मिलेगा, जो सेंसर पैकेज मिलेगा, ये वर्थ इट नहीं है। तो इसलिए हम उससे वॉकआउट कर गए थे। ये डिबेट दोबारा अभी रीइग्नाइट इसलिए हुआ है कि एरो इंडिया में Su-57 और F-35 दोनों अवेलेबल थे, और दोनों 5th जनरेशन थे, और उससे थोड़ा पहले चाइना ने अपना 5th एंड 6th जनरेशन डिस्प्ले कर दिया था। तो वो क्वेश्चन बार बार आता रहेगा कि क्यों ना हम अगर खुद नहीं बना पा रहे तो इंपोर्ट कर लें। और हमारे कोई प्लान्स नहीं है अभी 5th जनरेशन? प्लान है हमारा MCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसकी टाइमलाइन थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट होती रहती है। MCA विल बी ए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एज एंड व्हेन इट फ्लाइज। तो इसका क्या मतलब, अभी कुछ पता है हमको, क्या किस स्टेज में? नहीं, डेट्स आती रहती हैं उनकी। कल परसों भी आई थी डेट। वो हर एरो इंडिया में हर साल में वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है। और जब इसका ये प्लान भी है कि इंजन हमारा खुद का होगा इसमें? अर्ली MCA विल हैव GE414 इंजन्स। ओके, द सेम एज Mark II। सेम एज Mark II। और इवेंचुअली तो प्लान हमें अपना कावेरी डेवलप करना है। खुद से नहीं हो पाया तो को डेवलपमेंट करेंगे किसी मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कि भाई हमारा लास्ट माइल में थोड़ी मदद कर दीजिए, हम मिलके इंजन बना लें। एज ऑफ नाउ कावेरी इज नॉट अवेलेबल फॉर फाइटर्स। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब तक हम मतलब वहाँ तक पहुँचेंगे तो तब तक शायद ये फाइटर जेट्स ही रिडेंडेंट हो जाएं, जो हमने बात की पहले। हाँ, देखिए, ये इस सवाल पे बहुत गौर करना होगा कि अगर 20 साल के बाद हमारा इंडक्शन शुरू होता है, और अगर वो 10 जहाज पर ईयर बनते हैं, तो 200 जहाज बनाने में आप देखिए कितने साल और लग जाएंगे। 20 साल और लग जाएंगे। तो उस स्टेज तक मैन फाइटर जो आज की 5th जनरेशन कैपेबिलिटी है वो यूजफुल होंगे या नहीं होंगे, या हम अभी या तो हम 6th जनरेशन के बारे में सोचें,
या हम चीपर अनमैन्ड ऑल्टरनेटिव सोचें, ये सोचने वाली बात है इस पे। क्योंकि बात ये बहुत होती है कि मैन पावर वर्सेस टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पे जो एक्चुअल डिस्कशन होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी का है, कि आप ये टेक्नोलॉजी के साथ जो कि एक्सपेंसिव है, या फिर जो अल्टरनेटिव जो अभी आ रही है न्यू टेक्नोलॉजी उस पे जाएंगे। तो ये है मैन पावर की भी, मतलब इसमें हम IF के हिसाब से बात कर सकते हैं कि क्या क्वांटिटी का भी एक अपना क्वालिटेटिव वैल्यू है। वो हमेशा रहेगा। देखिए कि मान लीजिए US के पास है 1000 प्लेन है, हाँ जी, उनके पास दे कैन अफोर्ड टू लूज 200 प्लेन्स इन अ फाइट, बट हमारे पास तो है ही 200, तो फिर वो वाली बात आ जाती है। क्वांटिटी हैज़ ए क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, ये प्रूव हो चुका है। आप ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में भी देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर में देखिए, यूक्रेन को नेटो ने बहुत मॉडर्न वेपन सप्लाई किए हैं, रशिया ने हाईटेक वेपन भी डिप्लॉय किए हैं, पर उन्होंने लेगेसी सिस्टम भी किए हैं, और धीरे धीरे करके हर वीक में एक छोटा टाउन, एक छोटा कस्बा वो कैप्चर करे जा रहे हैं। तो वो द टायरनी ऑफ नंबर्स किसी एक स्टेज पे किक इन कर जाती है। US का एग्जाम्पल लिया, अभी पिछले एक महीने में ही उनके एक एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 F-18 गिर चुके हैं। तो उनके पास हैं, दे कैन अफोर्ड टू लूज इट, लेकिन हमारे पास बहुत कम है नंबर। और ये मतलब जब अभी तो खैर हमारे मतलब फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा है कि कोई भी ऐसे सोल्जर्स और वो सब नहीं हुआ है, और जो जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो आप देख रहे हो कि आर्मी और जो ऑन ग्राउंड सोल्जर्स थे उनकी हुई है। जब लेकिन एक टाइम आएगा जब इन्वेजन भी होगा, बेसिकली ग्राउंड इन्वेजन भी करना पड़ेगा, और ये बहुत चांस है। तो बेसिकली जो लोग बोलते हैं, जो क्रिटिसाइज भी करते हैं थ्रोइंग बॉडीज एट द प्रॉब्लम, बट इवेंचुअली जिसके पास ज़्यादा बॉडीज हैं थ्रो करने के लिए, वो एडवांटेज तो है उसके पास। देखिए ये तो वॉर टाइम एग्जाम्पल है, मैं पीस टाइम बताता हूँ। मान लो अभी हम नो वॉर नो पीस में हैं, अगर हमारे पास उनसे ज़्यादा आर्मर है, अगर हमारे पास उनसे ज़्यादा मैकेनाइज इन्फेंट्री है, अगर हमारे पास उनसे ज़्यादा ट्रुप्स हैं, हम उनको बॉर्डर पे 10 से 15 जगह लगा सकते हैं, साइजेबल नंबर्स में। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप हम गुजरात से लेकर के पूरे POK तक लगा दें, उनको हर जगह उसके काउंटर के लिए मिरर डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, जो उनके पास होगी नहीं होगी तो कुछ एरिया उन्हें खाली छोड़ने पड़ेंगे। जो खाली एरिया वो अपने आप एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको। सो अभी बिना लड़ाई के भी फोर्स इन बीइंग जो है उसकी अपनी एक डिटरेंस वैल्यू है, कि अगर वो हमारे नंबर्स मैच नहीं कर पाए तो उसको सोचना पड़ेगा कि शायद मैं टेरर बंद कर दूं क्योंकि लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा मैं। तो और कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं रफाल वर्सेस तेजस का। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर हम इतने 1 लाख करोड़ अगर 2, 3, 4 स्क्वाड्रन 5 स्क्वाड्रन पे कर रहे हैं, तो इतने में तो 200 प्लेन आ जाएंगे तेजस के Mark 2 के, तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए आप कुछ चीज़ें पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो है कैपेबिलिटी। लड़ाई तो आज हो गई, तेजस Mark 2 को आने में अभी समय है। तो जब तक तेजस Mark 2 नहीं आता, जब तक हमें कुछ कैपेबिलिटी चाहिए अपने पास। एयरफोर्स ने 126 मांगे थे, सरकार ने कहा आप 36 से काम चलाओ। तो वो भी एक डिसीजन था कि जो बाकी के पैसे हैं वो हम डेवलपमेंट ऑफ तेजस Mark 2 में लगाएंगे या इंडिजिनस सिस्टम में लगाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर ये लड़ाई होती है, हमारे पास रफाल भी ना होते, तो एयर बैटल में तो हम बिल्कुल पीछे रह जाते उनसे। उनकी मिसाइलों को कैसे मैच करते, कैसे हम स्कैल्प, रैम्पेज और ये हैमर जैसे वेपन डिलीवर कर पाते। तो कैपेबिलिटी तो आज चाहिए। कल को जब Mark 2 आ जाएगा तो हम रफाल जैसे जहाज नहीं खरीदेंगे बाहर से, लाजमी बात है। दूसरा, LCA Mark 2 अभी सिर्फ ब्रोशर पे है। जब वो उड़ेगा और उसकी कैपेबिलिटीज टेस्ट होंगी और वो रफाल से बेहतर निकलता है, जब मानी जाएगी वो बात कि भाई हाँ ठीक है, अब रफाल जैसे और जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, तेजस Mark 2 के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी बिल्ड रेट, जिसे फिल रेट कहते हैं, अगर आप 1 साल में 10 ही बना पाओगे तो आपको 50 बनाने में भी 5 साल लगेंगे। उन 5 साल में हम क्या करें? जो कैपेबिलिटी गैप नहीं दे सकते आप। ठीक है, जब बन जाए जब आप रिप्लेस कर देना। आप ये बताइए, आज हम सुदर्शन चक्र के गुणगान कर रहे हैं, उसका नाम बदलने से वो डोमेस्टिक नहीं बन गया है। आज हम रफाल के गुणगान कर रहे हैं, स्कैल्प मिसाइल की बात कर रहे हैं, आज हम हैमर की बात कर रहे हैं। उनसे ZU-23 भी इम्पोर्टेड है, L-70 गन भी इम्पोर्टेड है, बहुत सारे हमारे हरोप ड्रोन्स भी इम्पोर्टेड हैं। आज हम इम्पोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे। ये बिल्कुल क्लियर है।
द पाथ टू ग्रेटनेस विल रन थ्रू आवर फैक्ट्रीज। अगर हमें रीजनल पावर बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, तो हमें डोमेस्टिक वेपन्स के दम पे ही बनना है। वो रास्ता वहीं से जाएगा। ये दिस फैक्ट इज नॉट लॉस्ट ऑन एनीबडी। सब यही चाहते हैं, लेकिन जब तक वहां ना पहुंचें आप कैपेबिलिटी गैप नहीं दे सकते। बट दिक्कत सर इसमें ये आती है कि जब हम बार बार ऑर्डर करते रहेंगे और बेसिकली हमारा सारा पैसा उधर जा रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक तैयार होने के लिए ही पैसा नहीं है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास सप्लाई चेन नहीं बन पाएगा, कोई ऑर्डर ही नहीं लेगा कि भाई अगर आप कम से कम 200 दो, अगर आपके पास वॉल्यूम है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बन रहा है, उस चीज़ को बनाने में मज़ा है। लेकिन अगर आप बार बार इम्पोर्ट ही कर रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, तो आप यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे बनेगा भी नहीं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। आपने सही बोला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वैसे आप देखिए, कैप्स में एक सेमिनार हुआ था जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोजेक्ट लाओ, जस्टिफाई करो, देयर इज़ इनफ मनी। एंड हर बजट में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कहती हैं कि रक्षा के लिए जब भी ज़रूरत होगी हम एडिशनल अलॉटमेंट दे देंगे। ये भी फैक्ट है कि हम हर साल अपना जो अलॉटेड बजट है वो भी नहीं ख़त्म कर पाते। इनफैक्ट इस बार एमओडी ने सेलिब्रेट किया कि जितना हमें अलॉट हुआ था हमने सारा खर्च कर दिया। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंपोर्ट, ये ओवरलैपिंग है लेकिन ज़ीरो सम नहीं है। सी इंपोर्ट उसी कैपेबिलिटी का करना है जो अभी है नहीं या डोमेस्टिक बनने में टाइम है। और अगर हमें 100 यूनिट चाहिए, जैसे 126 यूनिट चाहिए थे, 36 आए, देयर वाज सम स्पेयर मनी which was used in domestic product. At the same time, domestic industry, especially जो DPSUs हैं, इनको भी थोड़ा अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। HAL और DRDO अब थोड़ा निशाने पे आ रहे हैं कि भाई अच्छा काम करते हो, जो प्रोडक्ट्स बनाए अच्छे हैं, इस बार यूज़ भी आया है, बट नॉट इनफ। तेजस LCA का प्रोजेक्ट है, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म कब से शुरू हो रहा है और अभी तक चल ही रहा है। तो उसके क्या, एक तो बॉटलनेक्स क्या हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, HAL और DRDO, और लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर देना चाहिए अब तो इन एंटिटीज़ को। हाउ डू यू सी दैट डिबेट, और क्या अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को करने की जरूरत है टू लेवल अप देयर गेम? LCA प्रोग्राम 84 से शुरू हुआ, 2025 में आ गए, वो पहले 40 भी अब जाके डिलीवर हो गए हैं। पहले 40 तो 2016 तक हो जाने चाहिए थे, वो 2025 में जाके 40 डिलीवर हुए हैं। मार्क 1 ने अभी तक एक भी एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हुआ है। मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई है, और एम का तो हमने अभी देखा ही नहीं है। सारे प्रोमिसेस, सारे टाइमलाइन या तो आडा से आए हैं, या HAL से आए हैं, या DRDO से आए हैं, और सारे के सारे ओवरशूट हुए। अब ब्लेम आता है कि एयरफोर्स ने हमारे ASQRs चेंज कर दिए, कि आपने बोला कुछ नया इक्विपमेंट लगा दो। LCA प्रोग्राम की जब ASQR 84 में फाइनल हुए थे, जब R60M का क्लास ऑफ मिसाइल थी, जो मैंने बोला विद इन विजुअल रेंज, जो पीछे से 2 किलोमीटर पे मार कर सकती थी और आगे से 4 किलोमीटर। अब वही जहाज अगर 2020 में इंडक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एयरफोर्स कहेगी ना मुझे मोर मॉडर्न मिसाइल दे दो। जब वो बन रहा था तो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम CMDS, जो फ्लेयर्स या शैफ्ट रिलीज करते हैं मिसाइल्स को बीट करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं थे। वो जैसे कॉमनली अवेलेबल हो गए, एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट किया वो दे दो मुझे। तो उन चीज़ों से जो डिले हुआ वो CAG की रिपोर्ट में आ गया। अभी ये ऐसी सिचुएशन हो गई है कि DPSU एयरफोर्स को ब्लेम करते हैं कि आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं। एयरफोर्स कहता है आप टाइम पे डिलीवर नहीं करोगे तो मुझे तो जो नया वेपन सिस्टम वो चाहिए ही ना। अभी मैं R60M का लेके BVR मिसाइल कैसे लड़ूंगा? मेरी मिसाइल 5 किलोमीटर वार करती है, दुश्मन की 150 किलोमीटर। एयरफोर्स पूरी तरह से इन्वेस्टेड है LCA में, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट एजेंसीज है या प्रोडक्शन एजेंसी हैं, उनको अपने काम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, अपनी टाइमलाइंस मीट करनी पड़ेगी। अब जी इंजन्स नहीं आ रहे, उसके लिए लोग एयर चीफ को ब्लेम कर रहे हैं। जी इंजन लाना एयर चीफ का काम नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट HAL ने साइन किया था। अपनी लाइंस ऑफ सप्लाई को इंश्योर करना काम HAL का है, एयरफोर्स का नहीं है। एयरफोर्स को इक्विप करना काम गवर्नमेंट का है, एयरफोर्स का नहीं है। एयरफोर्स से सपोज से मेरी ये रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट सिविलियन ब्यूरोक्रेसी उसे एग्जामिन करती है, वो कहती है ये कम है ज़्यादा है, फिर उसको काट छाट के कहती है ओके हम एग्री करते हैं आपकी ये रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को मीट करना काम किसका है? वो गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट ऑर्डर देती है DPSU को कि ये वेपन सिस्टम आप हमारी फौज को डिलीवर कीजिए।
इसमें ब्यूरोक्रेसी को अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन एजेंसीज को अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और एफर्स को अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इन दोनों से इंप्रूव करनी पड़ेगी। जब ही जाकर के हम ग्रीन शूट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख सकते हैं, वरना अगले 20 साल बाद भी हम बूढ़े हो जाएंगे और यही डिस्कशन करने होंगे कि नहीं क्या तो फिर इनमें दिक्कत क्या है? लीडरशिप का प्रॉब्लम है, या चाहे HAL की बात करें, DRDO की बात करें, या फिर बेसिकली जो सरकारी चीजें चलती हैं, वर्क कल्चर जो है, तो वही जो वो लोग बोल रहे हैं प्राइवेटाइज करना चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, वो वर्किंग आवर्स ओरिएंटेड है। सो प्राइवेटाइजेशन भी एक सोल्यूशन है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी एक सोल्यूशन है, और प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव भी एक सोल्यूशन है। एक रिफॉर्म जो आपको लगता है कि नॉन नेगोशिएबल है, जो हमको करना ही चाहिए, चाहे IAF का बात करें या आर्म फोर्सेस का बात करें? MOD को अपना एक विंग बनाना चाहिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में डिफेंस बेस्ड स्टार्टअप हैं उनको मेंटर करे। अभी IAF ने एक कंपेंडियम निकाला है, उन्होंने अपने 150-200 वेपन सिस्टम या सेंसर्स बताए हैं कि अगर आप ये डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। Okay. ये बहुत छोटे स्केल पे है, ये MOD लेवल पे होना चाहिए, ताकि बिग टिकट है, बड़ा जहाज है, बड़ा फाइटर है या बड़ी मिसाइल हैं, उसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे क्रिटिकल सब सिस्टम्स हैं या बहुत सारी नीश टेक्नोलॉजी हैं, जैसे ड्रोन हो गया। अब ड्रोन एयरफोर्स भी यूज़ करेगी, आर्मी भी यूज़ करेगी और नेवी भी यूज़ करेगी। यूक्रेन में एक सब सरफेस ड्रोन ने एक Su-30 को गिरा दिया है। सो उसको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक डेडिकेटेड विंग या डायरेक्टरेट बनाना पड़ेगा जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सिर्फ शाबाशी ना दे, उसको मेंटोर करे, एक्टिवली उन्हें एक्सेस टू लैब दे, एक्सेस टू ट्रेनिंग रेंजेस दे, एक्सेस टू एक्सप्लोजिव दे, एंड एक्सेस टू द नीड्स ऑफ सर्विस हेडक्वार्टर्स दे। ये एक अगर रिफॉर्म आएगा तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डिफेंस डेवलपमेंट है वो काफ़ी रैपिडली हो जाएगा। ड्रोन्स का एयर प्लानिंग में कैसे क्या रोल होता है? मतलब जिस तरीके से सीड की बात होती है कि जो एनिमी के डिफेंसेस हैं उनको किस तरीके से वो ख़त्म कर सकते हैं, ड्रोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसको फाइटर जेट्स को ही यूज़ किया है इन सब चीज़ों के लिए। फुल फ्लेजेड जब वॉर होती है पीयर कॉम्पिटिटर्स के साथ या आप जैसे सिमिलर पावर के साथ, तो एयर कैंपेन प्लानिंग है, उसको रोल द कारपेट, जैसे कारपेट को आप रोल करते हैं ना, तो सबसे पहले जब आप कारपेट को फोल्ड करते हैं तो पहले उसकी एनिमी की आइज़ एंड ईयर्स रिमूव करते हैं, उसके सेंसर्स और उसकी एयर डिफेंसेस जो उसके बॉर्डर पे लगी हुई हैं वो एलिमिनेट करते हैं। उसको CAD या DAD भी बोलते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकती है। DAD इज डिस्ट्रक्शन, क्योंकि फिजिकली पुट अ बॉम्ब और एक्सप्लोजिव एंड डिस्ट्रॉय इट। तो ये वाला काम जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट बैंड फाइटर करते थे, ये काम मेरे हिसाब से अब एंटायरली ड्रोन्स कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और बिना कैजुअलिटीज़ के कर सकते हैं। जैसे हेरोप है, हेरोप लॉइटरिंग एम्यूनिशन है, उसको रडार सिग्नेचर दे दो, रडार के आसपास घूमता रहेगा, रडार अगर बंद भी हो गया तो हवा में ही रहेगा, जैसे ही रडार ट्रांसमिट करेगा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन को आइडेंटिफाई करेगा और उस पर हिट करेगा। तो CAD एंड DAD में ड्रोन्स काम बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो एयर कैंपेन प्लानिंग का जो फर्स्ट वेव होगा उसमें ड्रोन्स का बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रोल आगे आने वाला है। सर आखिरी में कुछ बहुत ही क्विक टेक्स वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन और नुआंस नहीं चाहिए। हाँ, वो जैसे आपने बोला 1.5 सेकंड में एजेक्ट और डाई, उसकी ट्रेनिंग आपको है। तो एक एयरक्राफ्ट जो आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकते हो जिसके ऊपर? तेजस। एक चाइनीज सिस्टम जो इंडिया को सीरियसली लेना चाहिए? PL-15। मोस्ट ओवररेटेड फॉरेन जेट इन योर ओपिनियन? J-35। मोस्ट मिसअंडरस्टूड एयरक्राफ्ट इन IAF इन्वेंटरी? जैगुआर। कैसे सर? ये थोड़ा मैं चाहूंगा कि एक्सप्लेन करो आप। जब जैगुआर डिजाइन हुआ था, इट वाज डिजाइन टू पेनिट्रेट सोवियत डिफेंसेस एट लो लेवल, और बाकी सब देश इसको फेज आउट कर चुके हैं। इंडिया ने इसके 3-4 अपग्रेड कर दिए हैं, डेरिन सीरीज ऑफ अपग्रेड, डेरिन 1, 2, 3। हम इसे ग्रेजुअली लो लेवल से शिफ्ट करके मीडियम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इस पे हमने मॉडर्न सेंसर्स लगा दिए हैं और उसको हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स दिए हैं। जो उसका एयरफ्रेम और इंजन है वो ऑप्टिमाइज था लो लेवल के लिए, तो उसके कंफर्ट जो जिस जोन में वो कंफर्टेबली ऑपरेट कर सकता था उससे निकाल करके हमने इसको मीडियम ऑल्टीट्यूड पर लाए हैं। वेपन सेंसर डेफिनेटली इम्प्रूव किए हैं और वेल पास्ट इट सर्विस लाइफ आज भी हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। सो व्हेन जैगुआर डज नॉट डिलीवर व्हाट जैगुआर इज आस्क्ड,
So Jaguar is not at fault. Drone or fighter jet, if you had to pick one for India's future, Drones. what's your message to the next generation fighter pilots? Read up. The Hmm. tech is evolving at such a fast rate कि आप ignorance के साथ कॉकपिट में नहीं जा सकते हैं. Hmm. Read up. कौन कौन से फाइटर जेट्स आपने उड़ाए हैं? देखिए, आई हैव फ्लोन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में किरण, HPT-32, इस्करा, हॉक 132. फाइटर्स में आई हैव फ्लोन MiG-21, आई हैव फ्लोन बाइसन, आई हैव फ्लोन MiG-29. तो MiG-21 की इतनी खराब रेपुटेशन क्यों है? फ्लाइंग कोफिन जो बोला जाता है. देखिए, उसका ना जो प्लेटफॉर्म था या उसकी आप शेप देखिए, वो एक मिसाइल विद विंग्स था. सो मॉडर्न ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत फॉरगिविंग है. आप बहुत मिस्टेक्स कर लो, जहाज फिर भी आपको चांस देता है. MiG-21 आपको चांस नहीं देता था. तो इट वाज वेरी अनफॉरगिविंग ऑफ योर मिस्टेक. यू स्लिप्ड एंड इट विल टेक योर लाइफ. देखिए, हमने MiG-21 को ट्रेनिंग रोल में यूज़ किया. पायलट्स विद जीरो एक्सपीरियंस ऑन जेट वुड स्टार्ट फ्लाइंग MiG-21. दैट वाज वन ऑफ द रीजन एक्चुअली. और बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमने प्रोड्यूस किए तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी हुआ. सी नाउ अभी मेरे पास एक्सपीरियंस सिविल और मिलिट्री का दोनों का हो गया. मैंने सिविल में भी बोइंग 737 भी उड़ाया है, एयरबस 320 भी उड़ाया है, गल्फस्ट्रीम G200 उड़ाया है. मैंने और वेरी बोरिंग कंपेयर्ड Not टू boring. फाइटर जेट्स. हाँ, आई हैव सीन द यूज ऑफ सिमुलेटर्स. एक्चुअली सिविल में आप सिमुलेटर्स पे अपना टेस्ट पास किए बिना जहाज में बैठ नहीं सकते. इंडियन एयरफोर्स में वो सिमुलेटर्स नहीं थे, अब इंडक्ट हो रहे हैं मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ. सो दैट वाज वन गैप. If we had simulators, we could have reduced our accidents in Air Force as well. ब्रिलियंट डिस्कशन. Thank you. और बहुत कुछ सीखने को मिला. पहली बार इतनी सारा हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया है फाइटर जेट्स के ऊपर, डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया. थैंक यू. Thank you.